हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सब बच्चे लोग, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ के अंदर अपना चैप्टर नंबर 4 ऑर्गेनाइजिंग। बच्चों, ऑलरेडी आप लोग इस चैप्टर की एक क्लास अटेंड कर चुके हो एंड आई होप कि उस क्लास ने आपको इस चैप्टर का जो बेसिक है वो क्लियर कर दिया होगा। अब तक आपको ऑर्गेनाइजिंग के बारे में इतना कुछ नहीं पता था, लेकिन अब लास्ट क्लास को अटेंड करने के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर अप किया द मीनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। फटाफट से आप लोग अटेंडेंस लगाइए और मुझे बता दीजिए कि क्या थी एक्रोनिम फॉर द प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एंड फॉर द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, जिससे मुझे पता रहे कि वो कितने मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो लास्ट क्लास को अटेंड करके आए हैं। और अगर आप आज पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोग भी ज़रूर जाके उस पहली वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वहाँ से आपका ऑर्गेनाइजिंग का बेस बनेगा, तब आप इस वीडियो को और भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास अपने आज के टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। अब बेटा, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को मैं कुछ इस तरीके से आपको समझाना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मुझे मेरा गोल याद दिलाता है। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि काजल बताओ तुम्हारा कौन सा ऐसा सपना है जो तुम्हें अभी पूरा करना है, मैंने कहा सपने तो मेरे बहुत सारे हैं, लेकिन हाँ, उसमें से जो एक सपना है जो मैं चाहती हूँ कि बहुत जल्द मेरा पूरा हो जाए, वो है कि मेरे दिमाग में, मेरे मन में एक मेरा सपनों का घर है जो मैं हमेशा सोचती हूँ। जिस तरीके के घर के बारे में मैं सोच रही हूँ, एक मेरा ड्रीम है कि मुझे अपना वो सपनों का घर जो है वो मुझे वैसा बनाना है। ठीक है, तो उसने कहा कि चलो ठीक है, कल को अगर तुम्हें मौका मिल गया उस सपनों के घर को बनाने का, तो क्या करोगी उसके बाद, कैसे बनाओगी उस सपने को घर को। मैंने कहा ऐसे तो नहीं बनाया जाएगा, मुझे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी, मुझे आर्किटेक्ट की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसा सपनों का घर मैं बनवाना चाहती हूँ उस तरीके का वो डिज़ाइन, वो लेआउट मुझे उसको समझाना होगा और उसी तरीके से वो लोग उसको डिज़ाइन करेंगे, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं जब मुझे मेरा सपनों का घर बनाना है तो उसके लिए मुझे चाहिए एक प्रॉपर लेआउट, एक प्रॉपर डिज़ाइन, जिसमें ये बताया जाएगा कि किस एरिया में कौन सा पोर्शन प्रिपेयर किया जाएगा, जो भी मुझे फर्नीचर वहाँ पर रखना है वो किस तरीके से वहाँ पे सेट किया जाएगा, हम खुद जितने भी मेरे फैमिली मेंबर्स होंगे वो किस किस तरीके से किस किस एरिया के अंदर अपना जो एक स्पेस है वो कवर अप करेंगे। तो ये कब पता चलेगा मुझे, जब मेरे सामने एक पूरा लेआउट, एक पूरा डिज़ाइन रेडी होगा, उसके बाद ही ना। तो बेटा, आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको अपने सेकंड होम मान लो ना। भाई, हम अपने पूरे दिन का आधा समय अपने घर पे बिताते हैं, तो आधा समय अपने काम की जगह पर भी तो बिताते हैं। तो जब हम अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे होते हैं ना बेटा, तो उसको भी ऐसे ही बोला जाता है कि वो भी चाहता है कि एक डिज़ाइन, एक आपको एक ढांचा मिले जिसके अंदर आपको ये पता चले कि कैसे काम करना है। तो बस इसी कॉन्सेप्ट में, इसी आपके सपने के घर में छुपा है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो कहीं ना कहीं तुम भी सोच लो, अपने जीवन से इसको कनेक्ट कर लो कि हाँ, एक सपन अपने हिसाब से अपने सपनों का घर। ठीक है, घर सबके पास होता है, लेकिन एक होता है ना कि अपने हिसाब से अपना घर कैसा होना चाहिए, तो वो है आपके सपनों का घर। तो उससे ही आप याद रख लीजिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ड्रीम भी पूरा हो जाएगा और बिजनेस का कॉन्सेप्ट भी लर्न हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को भी इसी तरीके से उन्होंने कहा कि ये भी ना एक आपको ढांचा देता है, जिसके अंदर आपको ये पता चलता है कि कौन कहाँ काम करेगा, किसके अंडर काम करेगा और उसका जो जॉब रोल है वो क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो जरा इसकी डेफिनेशन क्या बताती है हमें। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैन बी डिफाइंड एज द फ्रेमवर्क। ये एक फ्रेमवर्क है, तो फ्रेमवर्क को आप क्या लिख सकते हैं कि फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है, एक तरीके का ढांचा है, एक लेआउट है, एक डिजाइन है, जिसके अंदर विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेटिंग टास्क का परफॉर्म, जिसके अंदर मैनेजरियल और ऑपरेटिंग यानी कि जो भी आप काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो सारे काम उसी फ्रेमवर्क के अंदर अंदर ही किए जाएंगे। ठीक है, तो जैसे आपको एक सामने भी पिक्चर नजर आ रही होगी, यहाँ पर इस पिक्चर के थ्रू मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, कि आप यहाँ देखो कि एक पर्सन जो है वो ऊपर की तरफ बैठा हुआ है और उसके अंडर 3 लोग उससे जुड़े हुए हैं। तो जो अपर पोजीशन में आपको दिख रहा है, डेफिनेटली वो कौन है, उनका वो उनका सुपीरियर है।
और उसी के अंडर जो आपको 3 लोग दिख रहे हैं उससे जुड़े हुए, वो कौन है? वो उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो ये भी एक एग्जाम्पल है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का, जहां पर उनको ये पता चला कि ये उनका सुपीरियर है और ये तीनों आपस में सबऑर्डिनेट्स है, कुलीग्स हैं आपस में और इसके सबऑर्डिनेट्स हैं। तो ये इसको रिपोर्ट करेंगे किसी भी चीज के लिए, जो भी ये काम कर रहे हैं उसके लिए इनकी रिपोर्टिंग किसको जाएगी? इसको जाएगी। एट द सेम टाइम सुपीरियर को भी पता है कि भैया ये इसके अंडर काम करने वाले सबऑर्डिनेट है, तो जिसने भी जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है, जो भी अकाउंटेबिलिटी लेनी है, वो इनसे लेनी है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इनको दे रहा है। ठीक है जी, समझ आ गया ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है। अब एक बात अराइज हुई कि क्यों जरूरत है हमें किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की। तो उस नीड को बताने के लिए हमारे पास आए, हमारे एक पीटर ड्रकर थे, उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को समझाया कि क्यों ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाना जरूरी होता है। अब जैसे कि हम भी ना कई बार बिना नक्शे के घर बना लेते हैं, फिर उसके बाद क्या होता है? गड़बड़ हो जाती है ना, फिर हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। और कई बार ऐसा भी कुछ हो जाता है कि भैया आपके सपनों का घर बनाया आपने, लेकिन बिना लेआउट, बिना डिज़ाइन, बिना मैपिंग के आपने बनाया, और उसके बाद क्या हुआ? वो सपनों का घर ढह गया, है ना। तो इसी तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी इस बात को समझाया कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर को डिजाइन करना एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क होता है, क्योंकि अगर आपने एक सही स्ट्रक्चर को चूज किया तो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव्ड रह सकती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा। बट अगर आपने गलत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चूज कर लिया तो ये आपके बिजनेस को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और इसी को उन्होंने अपने शब्दों में देखो कहाँ बताया। उन्होंने बोला, Peter Drucker emphasizes the importance of having an appropriate organization structure। तो इन्होंने बोला कि क्यों एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होना जरूरी है। बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज एन इंडिस्पेंसिबल मीन का मतलब है जिसके बिना आपका काम नहीं चल सकता। बिना ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन किए आप अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप्स नहीं बना पाओगे। तो ये तो एक जरूरत है आपकी, बहुत ज्यादा जरूरत है आपको कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक ऐसी चीज है जिसके बिना आप काम नहीं कर सकते। इंडिस्पेंसिबल मीन्स मतलब जिसके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा, ये आपकी जरूरत है। एंड द रॉन्ग स्ट्रक्चर विल सीरियसली, और अगर आपने गलत स्ट्रक्चर को चूज किया, विल सीरियसली इम्पेयर का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रॉय या र्यून, कि एक बिल्कुल खराब कर देगा आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को, और इवन इसको डिस्ट्रॉय ही कर देगा। मतलब आपकी इमेज जो है, आपने अगर गलत ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चूज किया तो वो आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस को बिल्कुल तहस नहस कर देगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय ही कर दे, कि आप पूरी मेहनत से काम कर रहे थे लेकिन सही काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपने स्ट्रक्चर डिजाइन नहीं किया था। ठीक है, तो ये तो इन्होंने बताया कि क्यों जरूरी है। अब हम कुछ ऐसे पॉइंट्स भी पढ़ेंगे जिसकी हेल्प से हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्यों हमें एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर चाहिए। तो उसके लिए देखो, मैंने यहाँ पर आपके लिए एक एक्रोनिम रखी है, ICGPS इन कार। एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के लिए कार में जाके क्या देखना है? GPS देखना है। सो ICGPS इन कार, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि I का मतलब क्या है। पहले मैं आपको I की तरफ लेकर चलती हूँ कि बेटा I क्या है। यहाँ पर ये देखिए, I मैंने यूज किया है इस इंटीग्रेटेड यूनिट के लिए, तो आप चाहें तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे जब आप नोट्स बनाएंगे। तो I है हमारे पास इंटीग्रेटेड यूनिट के लिए। तो वो क्या कहते हैं कि एक एंटरप्राइज जो है वो इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह काम करता है। इंटीग्रेटेड यूनिट मतलब एक दूसरे से मिले जुले, एक दूसरे के साथ जुड़ाव मिलता है, इन्हें एक दूसरे के साथ जुड़कर मिलकर काम करते हैं। क्यों? क्योंकि सब अगर अलग अलग तरीके से काम करेंगे तो कैसे पॉसिबल हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन में काम करना। मार्केटिंग डिपार्टमेंट सेल्स डिपार्टमेंट को अगर उसके साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, सेल्स डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट नहीं होगा, तो ओवरऑल वर्क नहीं हो सकता। तो कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उसकी मदद करता है कि भाई आप आपस में मिलजुल कर काम करो, एक ही यूनिट बनकर, एक बिंदु बनकर काम करो। कैसे? बाय रेगुलेटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग। कैसे रेगुलेट करो, कोऑर्डिनेट करो? क्या? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स एंड डिपार्टमेंट, कि जितने भी लोग आपके यहाँ पर काम करते हैं, चाहे वो कोई इंडिविजुअल्स हैं या डिपार्टमेंट्स हैं, उन सभी को आपको एक साथ लेकर आना है। क्योंकि जब तक सब लोग साथ नहीं होंगे, कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तब तक काम नहीं हो सकता। तो स्ट्रक्चर जब एक आपको डिजाइन दे देता है तो आपको पता होता है कि किसको कहाँ किससे जाकर बात करनी है, कौन किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो ये तो हो गया I का मतलब। अब जानते हैं कि C क्या है हमारे पास। तो बेटा C है आपके पास यहाँ पर, ये मिलेगा आपको, C यहीं पर ही था, ICGPS ना, तो C मिलेगा कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन से। तो देखो जरा, इट अलाउज द कोरिलेशन एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब देखो,
किसी के स्किल्स, ये जो हमारे ह्यूमन रिसोर्स है, सपोज करो मेरे पास कोई एक वर्कर था, उसके स्किल्स थे मार्केटिंग के, ठीक है। अब उस मार्केटिंग वाले बंदे को तुमने टूल्स पकड़ा दिए, ठीक है, जैसे कि वो एक फॉरमैन हो या फिर ऑपरेशनल लेवल पे काम करता हो। एक मार्केटिंग मैनेजर था जो मिडिल लेवल पे काम करता था, उसको तुमने टूल्स पकड़ा दिया हाथ में, ठीक है। और उसके अलावा उसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जितने की जरूरत थी, वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी उसको उतने नहीं मिले। तो क्या कोई कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन हुआ? आप एक मार्केटिंग वाले बंदे को ऑपरेशनल वर्क दे रहे हो, तो ये क्या है? ये तो आपने गलत कर दिया ना। मार्केटिंग वाले बंदे को तो आपने मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क असाइन करना था, सेल्स वाले को सेल्स वाले से रिगार्डिंग वर्क असाइन करोगे, बट आपने कोरिलेशन ही नहीं बनाया। बट जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन किया जाता है तो उस टाइम पे ये सब चीजें देख ली जाती है, ठीक है। तो कोरिलेशन और कोऑर्डिनेशन आता है, ठीक। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जी। अब जी के लिए हमारे पास ग्रोज इन साइज, ग्रोज इन साइज और कॉम्प्लेक्सिटी। अब सपोज करो कि पहले तुम लोगों की एक न्यूक्लियर फैमिली थी, 4 लोग ही आपस में रहा करते थे। तुमने बड़ा, तुम्हारा 100 गज का घर था, बट ऐसे बना हुआ ढंग से नहीं था, कोई पुराना घर बना हुआ था, बड़े बड़े रूम्स थे। अब सपोज करो कि तुम्हारे जो जॉइंट फैमिली तुम बनने जा रहे हो, तो तुम्हारे चाचा ताऊ है, उनकी फैमिली में तुम लोगों के साथ आकर रहना शुरू कर रही है। तो अब उस तरीके के स्ट्रक्चर में तुम्हारा काम नहीं चल रहा है। क्यों? पहले तुम 4 लोग थे, आराम से उस जगह पर रह पा रहे थे, वो चाहे जैसा भी कंस्ट्रक्ट हुआ था। लेकिन जब और लोग तुम्हारे घर में आके रहने लग गए, तो अब ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। तो तुमने क्या किया? तुमने फिर से उसको रीस्ट्रक्चर किया, तुमने उसको तुड़वा कर एक नए तरीके से एक नया डिजाइन दिया, ताकि अब सबको अपने अपने प्रॉपर रूम्स मिल सके और सबका अपना अपना एरिया जो है वो अलॉट हो जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि जब आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज में बढ़ता है, कॉम्प्लेक्सिटीज यानी कि नंबर ऑफ लेवल्स बढ़ने लग जाते हैं, नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स बढ़ने लग जाते हैं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में जरूरी है कि हमें एक स्ट्रक्चर डिजाइन करना होगा, ताकि हम लोग आराम से अपना काम कर सके, ताकि हम लोग देख सके कि क्या करना है और कैसे करना है। वो कब डिसाइड हो पाएगा? जब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर उनको बनाकर दिया जाएगा, ठीक है। चलो, अब जी का मतलब हो गया। पी का मतलब क्या है? पी का मतलब है बेटा प्रॉफिटेबिलिटी, कि यहां से आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करने में मदद मिलती है। क्योंकि अगर आपने एक अच्छा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है तो काम स्मूथली चल रहा है ना, को किसी का काम किसी की वजह से रुक नहीं रहा, सबको रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स क्लियर है, सबको अपना काम क्लियर है। तो जब काम क्लियर है तो अपने आप सब स्मूथली अपना काम करते जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है, तो प्रॉफिटेबिलिटी भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद एस क्या है मैम? बेटा एस है यहाँ पर स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप। उसके अलावा एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रिलेशनशिप्स बताता है। जैसे मैंने बोला ना कि अभी आपको मैंने एक फोटो दिखाई थी, उसमें मैंने कहा कि ये सुपीरियर है, ये सबऑर्डिनेट है, ये मुझे उन्होंने बताया थोड़ी, मुझे तो देख के पता चल गया। उन्होंने इस तरीके से स्ट्रक्चर डिजाइन किया कि ऑब्वियस सी बात है, जो ऊपर बैठा है बंदा वो हाईएस्ट अथॉरिटी का होगा, और जो उसके नीचे अंडर काम कर रहे हैं, जो उससे जुड़े हुए हैं, वो उसके सबऑर्डिनेट्स होंगे। तो एक रिलेशनशिप क्लियर हो पा रहा है किसके बीच में? बिटवीन द पीपल, वर्क एंड द रिसोर्सेज, कि लोग क्या है, उनको काम क्या मिला हुआ है और काम करने के लिए रिसोर्सेज क्या मिले हुए हैं, ठीक है। अच्छा, अब जो लास्ट सी है बेटा, लास्ट सी आपको मिलेगा नेक्स्ट पेज पे, देखिए जरा, ये स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ये रहा लास्ट है हमारे पास कम्युनिकेशन सी से, कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन करते हो, उससे रिलेशनशिप्स बनते हैं, रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स, तो स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशंस पे कंट्रोल किया जा सके। यानी कि जब पता है कि कौन किससे कैसे बात कर सकता है, तो अपने आप ही जो काम है वो होता रहता है, और बिना मतलब में कोई इधर उधर जाके बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि हमने फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन बता रखा है कि कौन किससे बात कर सकता है। तो यहाँ पर एक बेटर कंट्रोल भी हमारा क्या है, मेंटेन रहता है, ठीक। तो कितने पॉइंट्स थे यहाँ पर? देखो, नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के आई से हमने क्या पढ़ा? इंटीग्रेटेड यूनिट की तरह काम करने में मदद करता है। सी से था कोऑर्डिनेशन और कोरिलेशन बनाने में मदद करता है। आप चाहे तो अलग से यहाँ पर ना लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जी से कि जब भी ग्रोथ करेगा आपका ऑर्गेनाइजेशन, तब आपको जरूरत पड़ेगी। पी से प्रॉफिटेबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी। एस से स्पेसिफाइज द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप बिल्डअप करेगा बिटवीन द पीपल, वर्क एंड रिसोर्सेज। और सी से हमारे पास क्या था? कम्युनिकेशन, स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, एज वेल एज यू कैन से द बेटर कंट्रोल कैन बी एस्टैब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ एन एप्रोप्रिएट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ठीक है जी। चलो, ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। आगे चलते हैं अब हम नेक्स्ट, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब स्पैन ऑफ मैनेजमेंट को समझाने के लिए मैं पहले आपको एक एग्जांपल देती हूँ, उसके बाद हम लोग जाएंगे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन पे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। बेटा सपोज करिए कि आपकी जो टीचर है, जैसे
जब एक क्लास डिवाइड होती है बिटवीन द सेक्शंस, तो वो क्यों डिवाइड होती है कि किसी स्कूल में मान लो कि 12th कॉमर्स के अंदर, ठीक है, किसी स्कूल में मान लो 12th कॉमर्स के अंदर 200 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, ठीक, 200 बच्चों ने कॉमर्स विद मैथ्स करके या कॉमर्स विदाउट मैथ्स जो है 200 बच्चों ने एडमिशन लिया। अब आप मुझे बताइए कि जब सेक्शन डिवाइड होगा, क्या एक सेक्शन में 200 बच्चे रख सकते हैं? क्या एक टीचर अकेला 200 बच्चे हैंडल कर सकता है? यस, यू कैन से कि एक टीचर हैंडल कर सकता है 200 बच्चे, बट उसके हिसाब से फैसिलिटी भी होनी चाहिए। अब आपको पता है कि स्कूल के क्लासरूम्स बड़े होते हैं, बट इतने भी बड़े नहीं होते कि एक ही जगह पर 200 बच्चों को स्कूल लेवल पर हैंडल किया जा सके। ये चीज़ें जब हम यूनिवर्सिटीज़ में बात करते हैं या जब आप प्रोफेशनल कोर्सेज में जाते हैं, वहाँ पे आप ऑडिटोरियम्स में क्लासेस ले रहे होते हैं, जहाँ पर आप भी एक सीरियस मोड में होते हो क्योंकि आपने भी ना कुछ पैसा खर्च कर रखा होता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, बहुत ही लॉजिकल ये बात मैं आपको समझा रही हूँ कि एक बच्चा जितने सीरियसनेस के साथ एक प्रोफेशनल कोर्स को अटेंड कर रहा है, क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके माइंड में है कि मेरा करियर बिल्ड करेगा, यहाँ मैंने 50,000 रुपये खर्च किया है, 40,000 रुपये खर्च किया है, तो मुझे यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करना। वो सीरियस नोट पे बैठा हुआ है, तो टीचर को कोई दिक्कत नहीं आ रही है, 100 बच्चा बैठा है, 300 बैठा है, 1000 बैठा है, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब एक बच्चा स्कूल में एंटर करता है, स्पेशली क्लास 12th के अंदर, तो मुझे पता है बच्चों, तुमको लगता है कि आखिरी साल है, पढ़ाई भी करनी है, मौज मस्ती भी करनी है, तो कहीं ना कहीं एक टीचर के लिए वो 200 बच्चा उस लेवल पे हैंडल करना डिफिकल्ट होगा, बिकॉज फैसिलिटीज और रिसोर्सेज की भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी। तो इसीलिए स्कूल वाले क्या करते हैं कि 200 स्टूडेंट अगर उनके एडमिशन हुए तो वो उसको सेक्शंस में डिवाइड कर देंगे। से फॉर एन एग्जांपल उन्होंने 4 ही सेक्शन बना दिए, तो बेटा हर एक सेक्शन के अंदर 50-50 बच्चा जा रहा है हमारा। कहने को तो ये भी ज्यादा ही है ना, 50-50 बच्चा भी जा रहा है, बट चलो ठीक है, मैं मान लेती हूँ कि 50 बच्चा जा रहा है, या आप कहें तो मैं 5 बना दूं, 5 सेक्शन बना दूं क्या? चलो ठीक है, चलो ले लो, 50 बच्चा तो हैंडल हम कर ही लेंगे। तो यहाँ पर 50-50 बच्चे करके उन्होंने डिवाइड कर दिया, और इसकी वजह से मुझे क्या पता चला कि पहले मेरे पास यहाँ पर इस तरीके से हमने देखा कि 12th कॉमर्स, ठीक, फिर मैंने देखा 12th कॉमर्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? 200 स्टूडेंट्स हैं, ठीक। फिर मैंने कहा जी ऐसा करो, दोबारा बनाते हैं जरा इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से, चलो भाई चलो। मैंने कहा कि अच्छा मैं प्रिंसिपल हूँ उस स्कूल की, ठीक है। मैंने कहा जी बताओ 12th कॉमर्स में कितने बालक हैं? आपने मुझे बताया जी 200 स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे फिलहाल। मैंने कहा ठीक है, चलो एक काम करो, 200 स्टूडेंट है, पहले तो 4 क्लास टीचर्स निकाल के लेकर आओ मेरे सामने, 4 क्लास टीचर, ठीक है। तो उन्होंने ए क्लास टीचर नंबर ए, क्लास टीचर नंबर बी, क्लास टीचर नंबर सी और क्लास टीचर नंबर डी, ये पहले 4 क्लास टीचर्स निकाली, और कहा कि अब हर एक क्लास टीचर के अंडर 50-50 बच्चे दे दो, यानी कि हर क्लास टीचर को इंचार्ज बनाओ, इंचार्ज ही हो गई वो आपकी एक तरीके से, और सबके अंडर में कितने स्टूडेंट्स डाल दो? 50 स्टूडेंट्स डाल दो, ठीक। ये लो, ये उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिजाइन किया, किस चीज के बेसिस पर? अब मैं कहूँ कि मैंने कहा कि नहीं, मुझे मेरे कोऑर्डिनेटर ने आके बताया कि मैडम नहीं हैंडल हो रहे हैं, टीचर से बच्चे हैंडल नहीं हो रहे हैं, 50 बच्चे एक टीचर से हैंडल नहीं हो पा रहे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, काम करो, थोड़ा सा कम करके देख लो, कम करके देख लेते हैं कि कितने टीचर्स हैंडल कर पा रहे हैं, 40 हैंडल कर पाएंगे वो एक टाइम पे? तो आपने कहा देख सकते हैं मैम। तो आपने कहा चलो ठीक है, एक काम करो 40 कर दो अब। तो अब यही चीज़ 40 में कन्वर्ट हो गई। तो जब 40 में कन्वर्ट हुई तो उससे क्या हुआ कि अब 40 के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो ये तो 160 हुआ। मैंने कहा जी एक और सुपीरियर रखना पड़ेगा, अब तो एक और टीचर असाइन करनी पड़ेगी, तो टीचर नंबर ई आ गई। अब टीचर नंबर ई आई तो फिर से उसके अंडर में कितने हो गए? 40 बच्चे हो गए, ठीक है। अब मैं कह दूं कि जी नहीं 40 भी नहीं हैंडल हो रहे उनसे, अब तो 25-25 करने पड़ेंगे। अब जब 25-25 करने पड़ेंगे तो भाई उसके अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ सुपीरियर्स फिर बढ़ जाएंगे। तो ये मैं कैसे डिसाइड कर पा रही हूँ कि मुझे कितने सुपीरियर रखने और उनके अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए? ये जो हम डिसाइड कर पा रहे हैं ना बेटा, इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नाम दिया गया है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। क्या नाम दिया गया इसी कोई? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। बात समझ आ रही है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है कि ये बताना, ये देखना कि एक जो सुपीरियर है वो कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है बेस्ड ऑन द टास्क, कि जो भी हमें टास्क दिया गया है उस टास्क के बेसिस पर एक सुपीरियर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को हैंडल कर पा रहा है। उसी कॉन्सेप्ट को क्या नाम दिया गया है? स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है बेटा। तो ये आपको समझ आया ना कि मैंने 200 को कैसे बांटा। चलो
अब एक और चीज यहाँ से समझाती हूँ। अब जब हमने ये देखा कि 40 बच्चों को मुझे कॉमन इंस्ट्रक्शंस देनी है, ठीक है, 40 बच्चे थे, मुझे उनको एक कॉमन इंस्ट्रक्शंस देनी थी, तो मैं इजीली 40 को मैंने बिठाया। एक पर्टिकुलर मुझे लेक्चर देना था, मैंने वो लेक्चर सबके लिए कॉमन था, 40 बच्चों को बिठाया और वो लेक्चर मैंने दे दिया, ठीक। बट सपोज करो कि कल को मैंने डाउट सेशन रखा, ठीक। अभी जैसे आप इतने सारे बच्चे हो, आप मेरे साथ बैठ के पढ़ाई कर रहे हो एक साथ, न जाने कितने ही बच्चे जुड़े हुए होंगे, बट सपोज करो कि हम ऑफलाइन मिलते हैं और हम लोगों का डाउट सेशन मैंने रखा। मैं नॉर्मली जब ऑफलाइन क्लास ले रही थी तो 40 बच्चों को बिठा के आराम से एक लेक्चर में दे रही थी, बट जिस दिन मैंने डाउट सेशन रखा उस दिन मैंने कहा कि यार डाउट सेशन में तो मैं 40 बच्चों को एक साथ हैंडल नहीं कर पाऊंगी। 40 बच्चों के अगर सबका एक एक डाउट भी हुआ तो मैं कैसे उसको सॉल्व कर पाऊंगी। तो मैंने क्या करा, मैंने कहा कि देखो आज तो मैं 40 हैंडल नहीं कर पाऊंगी, एक काम करो मैं आपको टाइमिंग दे देती हूँ कि 1 से 2 बजे के बीच में मेरे पास सिर्फ उस टाइम पे 10 स्टूडेंट ही आए, ठीक है। 1 से 2 बजे के बीच में सिर्फ 10 स्टूडेंट्स मुझे आकर मिले। तो अब यहाँ पर मुझे क्या पता चला कि एक सबऑर्डिनेट अब कितने नंबर ऑफ एक सुपीरियर अब कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर पा रहा है, 10। तो अब मुझे अपना जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा डिजाइन। जहां पहले इसको हम हटा देते हैं। अब जहां पहले जब मैं ऑफलाइन बैचेस ले रही थी तो मेरे पास 4 बैच चल रहे थे, तो जब 4 बैच चल रहे थे हर बैच में मैंने भी 40-40 बच्चे रखे हुए थे जिसको मैं बहुत इजीली इफेक्टिवली मैनेज कर पा रही थी उस टाइम पे। बट जब मेरा वर्क चेंज हुआ, मुझे डाउट सेशन रखना था, तो ये डाउट सेशन मेरे लिए इस तरीके से रखना पॉसिबल नहीं था। मैंने कहा मैं एक टाइम पे 10 बच्चा ही हैंडल कर पाऊंगी, तो अगर मेरे पास 4 बैच हैं विद 40-40 स्टूडेंट्स इन ईच बैच, तो मुझे तो भैया उसके अकॉर्डिंग अपना ये बढ़ाना पड़ेगा ना। तो ये मेरे लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे। क्यों इंक्रीज हो पा रहे हैं मेरे लेवल्स? क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो अलग हो गई है, ठीक। तो बेटा स्पैन ऑफ मैनेजमेंट इसी पिक्चर को डिस्क्राइब करता है एंड आई होप कि आपको टॉपिक तो क्लियर हो गया होगा। अब जरा एक बार ध्यान से यहाँ पर कुछ बातें जो मैं आपको बताना चाहूंगी, एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एमसीक्यू में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? इट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स that can be effectively managed by a superior, कि based on a given task एक सुपीरियर कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर पा रहा है, उसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं। वही एक टीचर एक टाइम पे 200 बच्चा भी संभाल रहा है, वही एक टीचर एक टाइम पे 40 बच्चा संभाल रहा है, और वही एक टीचर एक टाइम पे 10 बच्चे संभाल रहा है, तो वो कितना इफेक्टिवली अपने टास्क के अकॉर्डिंग किसी भी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर पाता है, उसे स्पैन ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक। अब ये क्या बताता है, इसको हम क्यों यूज करते हैं? बिकॉज यहाँ से हमें लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो है वो स्ट्रक्चर में वो डिफाइन करने में हमारी मदद करते हैं। जैसे कि मेरे स्कूल में 200 स्टूडेंट्स ने कॉमर्स में एडमिशन लिया था ना, पहले मैंने देखा कि मेरा जो टीचर है वो 50 बच्चे हैंडल कर पा रहा था, तो मैंने सिर्फ 4 टीचर को रख दिया, 4 सुपीरियर रखे, उसके नीचे सबऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेटर वगैरह मैं सब बना दूंगी। उसके बाद जब मुझे लगा कि नहीं 50 नहीं 40 ही हैंडल कर पा रहा है, तो मैंने एक सुपीरियर और बढ़ा दिया। तो मुझे यहाँ पे लेवल डिसाइड करने में मदद मिल रही है ना। और स्पैन ऑफ मैनेजमेंट बहुत हद तक देता है शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। सो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट 3 चीजों पर फोकस करता है। सबसे पहली चीज तो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को एक सुपीरियर इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है बेस्ड अपॉन द नेचर ऑफ द टास्क। सेकेंड थिंग हमने जो यहाँ पर समझी कि स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की वजह से ही हमें यहाँ पर पता चलता है अबाउट द लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इन द स्ट्रक्चर, कि कितने लेवल्स हम लोगों को यहाँ पर डिज़ाइन करने होंगे। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एग्जांपल में ये चीज़ समझाई कि जब मुझे लगा कि मेरे स्कूल के अंदर 200 कॉमर्स स्टूडेंट ने एडमिशन लिया, तो उसके बाद मैंने ये देखा कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को एक टीचर इफेक्टिवली हैंडल कर सकता है। पहले वही काम 4 टीचर्स की हेल्प से हो रहा था, तो मैंने 4 सुपीरियर्स असाइन किए। बट जब मुझे लगा कि अब यहाँ पर हमें एक और सुपीरियर की ज़रूरत है, अब 50 स्टूडेंट्स को एक टीचर नहीं हैंडल कर पा रहा है, तो वहीं पे हमने उनको डिवाइड कर दिया और उसके बाद उसी चीज़ के लिए हमने 5 सुपीरियर्स रखे। तो लेवल्स बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हमारा जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आप कह सकते हो बढ़ते जाएंगे, और जहाँ जहाँ इस चीज़ में चेंजेस आएंगे वहाँ वहाँ लेवल्स में भी चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद स्पैन ऑफ मैनेजमेंट टू अ लार्ज एक्सटेंट गिव शेप टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, और वहीं पे जो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को फिर शेप भी देता है, क्योंकि जितने लेवल्स आपके बनते चले जाएंगे उसी हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का शेप भी जो है वो बनता चला जाएगा। अब यहाँ पर वही 2 सिचुएशन को आप एक बार याद कर सकते हैं कि वही एक टीचर एक टाइम पे 40 स्टूडेंट्स को भी एक साथ हैंडल कर रहा है। जब ओवरऑल एक क्लास चल रही है जहाँ पर एक जनरल लेक्चर चल रहा है जो सबके लिए सेम है,
बट वहीं पर अगर उस टीचर को एक डाउट सॉल्विंग सेशन रखना है तो डाउट सॉल्विंग सेशन 40 स्टूडेंट्स का एक ही टाइम पे नहीं हो सकता, तो वहां पर हमने इसको डिवाइड किया 10-10 स्टूडेंट्स के बीच में। तो फिर उसके अकॉर्डिंग हमारे लेवल्स, उसके अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गेनाइजेशन की शेप डिसाइड, ऑर्गेनाइजेशन की जो शेप है वो डिसाइड कर दी जाएगी। ठीक है, तो 3 बातें आपको याद रखनी है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। सबसे पहला तो कि नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय अ सुपीरियर। नंबर 2, it determines the level of management. Number 3, it gives the shape to the organization structure. ठीक है, so span of management का concept हो गया आप लोगों को बिल्कुल clear। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, which is the types of organization structure, जिसके लिए हमें करानी होगी क्या, FD। तो यहाँ पर FD का मतलब फिक्स डिपॉजिट तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर FD का मतलब है F stands for the functional structure and D stands for the divisional structure। तो ये 2 तरीके के ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं जो हमें अपने क्लास 12th में कवर अप करने हैं। अभी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन आपके जो करिकुलम का पार्ट है वो सिर्फ ये 2 ही स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको जानना है। और एक और चीज़ मैं जो आपको यहाँ पर बता के रखना चाहती हूँ कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और इम्पॉर्टेंट भी किस चीज़ के लिए है, केस स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी जो हाल फिलहाल में हमारे बोर्ड एग्जाम्स हुए उसके अंदर 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन इसी टॉपिक में से था, जहाँ पर आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा स्ट्रक्चर है, फिर उसी के अकॉर्डिंग उसका जो फर्दर जो पार्ट्स होते हैं वो थे। ठीक है, सो समझ के चलेंगे, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करेंगे और बहुत ध्यान से एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझेंगे कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं पहले से देकर चलती हूँ आपको फंक्शनल और डिविजनल के बारे में। बेटा फंक्शनल स्ट्रक्चर एज द नेम सजेस्ट कि कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर ऐसा होगा जो फंक्शंस के बेसिस पर बनाया जाता होगा। ठीक है, इसके नाम से हम इसका काम ढूंढ लेते हैं। बट अगर बात हो रही है डिविजनल स्ट्रक्चर की, तो कहीं ना कहीं इसको बनाने के पीछे, इसको जो डिज़ाइन करने के पीछे हमारा जो मेन पर्पस होगा वो इसके डिविजन्स होंगे। कि जब भी हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस, तो हम फंक्शनल स्ट्रक्चर का यूज करते होंगे। और जब हमारे डिपार्टमेंट में होते होंगे बहुत सारे डिविजन्स, तो हम डिविजनल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा सा काम मैं आपके लिए और आसान कर देती हूँ। बहुत सारे डिविजन्स कहाँ हो सकते हैं, कहाँ आपको लगता है कि बहुत सारे डिविजन्स होते होंगे? तो चलो इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ, सिर्फ समझने के लिए एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसको आप इसके अंदर लिखेगा नहीं, आप ताकि इस कॉन्सेप्ट से रिलेट कर पाएं, इसलिए मैं आपको ये एग्जाम्पल दे रही हूँ। हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर करते हैं, है ना। तो जब हम किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में एंटर करते हैं, जैसे कि हमारा ये वी मार्ट वगैरह है, आप स्मार्ट बाज़ार के अंदर जाते हो, ऐसे न जाने कितने सारे डिपार्टमेंटल स्टोर बड़े बड़े हमारे पास हैं। तो जब आप उसके अंदर एंटर करते हो तो वहाँ पे पहली चीज़ कोई एक प्रोडक्ट आपको नहीं मिलता, आपको वहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वहाँ पर आपको कपड़े भी मिल रहे होते हैं, यानी कि क्लोथिंग डिपार्टमेंट भी होता है, वहाँ पर आपको खाने पीने का सामान भी मिल रहा होता है, वहाँ पर होम डेकोर भी है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस भी है, कई जगह पर आपको स्किन केयर के लिए भी सामान मिल रहा होगा, फुटवेयर्स भी आपको वहाँ पर मिल रहे होंगे, जैसे कि हम लोग जूडियो वगैरह में जाते हैं। मोर ओवर वहाँ पर मेंस वियर, किड्स वियर और विमेंस वियर, इस तरीके से भी कुछ जो है उन्होंने अपना जो डिपार्टमेंट है उसको डिवाइड कर रखा होता है। विच मीन्स कि हमें डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? अगर सिर्फ एक ऐसी दुकान है जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सपोज करो कि सब्जियाँ ही बेची जा रही हैं, सिर्फ वेजिटेबल्स में हम लोग डील कर रहे हैं, या वेजिटेबल्स के साथ अगर फ्रूट्स भी है उसके अंदर अगर हम डील कर रहे हैं, तो वहाँ हमें सेपरेट डिपार्टमेंट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें डिपार्टमेंट्स बनाने की ज़रूरत कब पड़ी, हमें डिविजन्स बनाने की ज़रूरत कब पड़ी? जो हमारे पास अलग अलग तरीके की प्रोडक्ट लाइन्स हैं। तो आप डिविजनल स्ट्रक्चर का यूज़ कब करेंगे? कि जब आपको दिख रहा है कि आपके पास मल्टीपल डिविजन्स हैं, या मैं कहूँ आप एक मल्टी प्रोडक्ट कंपनी में जब डील करते हैं, तो ऐसी कंपनीज के लिए डिविजनल स्ट्रक्चर बेटर होता है। ठीक है, फंक्शनल स्ट्रक्चर तो हर जगह चलता है, ये मैं कहूँगी कि फंक्शनल स्ट्रक्चर हर जगह चलता है। अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर को भी फॉलो करते हैं तो हर एक डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर एक फंक्शनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप मल्टी प्रोडक्ट कंपनी भी हैं, आपके पास नंबर ऑफ डिविजन्स भी हैं, तो उन डिविजन्स में भी तो कुछ फंक्शंस परफॉर्म हो रहे होंगे ना। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर तो इसका पार्ट है ही। तो हमें तो बस ये देखना है कि क्या सिर्फ हमारा काम फंक्शनल स्ट्रक्चर से चल रहा है, या हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर के साथ साथ डिविजनल स्ट्रक्चर को भी अडॉप्ट करना है या नहीं। ठीक है, तो अब थोड़ा सा डिटेल में हम लोग चलते हैं कि फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या होता है और डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेटा सबसे पहली चीज फंक्शनल स्ट्रक्चर। फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या आइडेंटिफाई करना होगा? अगर आप सपोज करिए कि किसी एक प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, आपने एक दुकान खोली अपनी, ठीक है, आपने अपनी एक दुकान खोली, सपोज करो आप एक मेडिकल स्टोर खोल के बैठे हो,
आपका फार्मा का काम है, ठीक है। आप एक मेडिकल स्टोर खोल के बैठ गए हो, दवाइयों में आप लोग डील करते हो, अलग अलग तरीके की दवाइयां आप लोग बेचते हो, ठीक है। अब इस मेडिकल स्टोर में आपको क्या क्या काम करना पड़ता होगा, आपको इस मेडिकल स्टोर का जो स्टॉक है वो मेंटेन करना होता होगा, यानी कि सामान को खरीदते होगे आप। उसके अलावा जब आप सामान को खरीदते होगे तो खरीदने के बाद आपको उसको बेचना भी है, ठीक है, सेल्स भी करनी है आपको उसकी। लोगों को पता भी चलना चाहिए कि मार्केट में आपका एक मेडिकल स्टोर चलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप उसकी मार्केटिंग भी करोगे, ठीक है। और कौन से बीमारी की कौन सी दवाई होती है, एक मेडिकल स्टोर पे जो बंदा बैठा है उसको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो इन सब चीज़ों की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करे। तो थोड़ी बहुत उसके लिए अपने मेडिकल स्टोर को चलाने के लिए R&D भी उसको करना होगा, और इन सभी काम को करने के लिए पैसों की भी आपको ज़रूरत होती है। तो कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस भी मैनेज करने होते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के फंक्शंस है जो आपको परफॉर्म करने हैं, बट ये सारे फंक्शंस फोकस कर रहे हैं सिर्फ एक काम पे कि आप अपने एक मेडिकल स्टोर चला रहे हो और उसके लिए आपको ये सारा काम करना है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हो तो सबसे पहले बेटा आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या काम करना है, उसमें से सिमिलर नेचर ऑफ काम क्या है। अब जैसे कि दवाई है, दवाई बुखार की भी आती है, पेट दर्द की भी आती है, सिर दर्द की भी आती है ना। दवाइयाँ तो बहुत सारी चीजों की आती है, बट आपको करना तो है कि आपने उसको खरीदना तो है ना। तो मल्टीपल मेडिसिन आप खरीदोगे ना। अब ये थोड़ी है कि अगर सर दर्द की दवाई है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाओगे, पेट दर्द की दवाई है उसके लिए अलग डिपार्टमेंट बनाओगे, कि परचेज डिपार्टमेंट सर दर्द वाला अलग परचेज डिपार्टमेंट है, पेट दर्द वाला अलग परचेज डिपार्टमेंट है, ऐसा तो नहीं होगा ना। एक ही जगह पे हो रहा है ना ये काम। चलो एक और एग्जाम्पल देती हूँ। चले शादी पार्टी के अंदर, चलो शादी पार्टी के अंदर जब हम गए तो जब खाने का पूरा सेटअप जहाँ पर होता है बेटा, तो खाने का जब सेटअप होता है तो आपने देखा होगा स्टार्टर्स एक जगह होते हैं। अब खाने में भी तो होते हैं ना भैया, खाने में भी तो अलग अलग वेराइटीज होती है। तो एक जगह पे आप देखेंगे कि सारे बेवरेजेस हैं, मतलब पीने का सामान आपको वहां पे मिलेगा। पीना मतलब सॉफ्ट ड्रिंक, जूसेस, नॉर्मल वाटर, ठीक है। तो पीने का सामान एक जगह पर, एक जगह पे आपको सारे स्टार्टर्स दिखेंगे, एक जगह पर आपको सारा मेन कोर्स दिखेगा, और एक जगह होगी आपके डेजर्ट्स के लिए, ठीक। तो पहले उन्होंने देखा कि करना क्या है, करना तो है कि सिर्फ खाने का अरेंजमेंट करना है, सिंगल चीज है, खाने का अरेंजमेंट ही किया जा रहा है। बट उसमें भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है, उसमें भी अलग अलग तरीके का काम है कि भैया मेन कोर्स अलग रखना है। तो देखा कि मेन कोर्स की जितनी भी चीजें उनको एक साइड में लगा दी, उनका डिपार्टमेंट अलग है कि किसी को सिर्फ मेन कोर्स के लिए ही जाना है तो वहां चला जाए, ढूंढना नहीं पड़े कि आप खाने गए थे दाल मखनी, बीच में चाउमीन भी आ गई, बीच में टिक्की भी आ गई, नहीं। अगर इसी तरीके की चीजें खानी है तो उसके लिए अलग डिपार्टमेंट उन्होंने बना रखा है, अलग डिपार्टमेंट है, वहां चले जाओ, ठीक है। तो जिसको मेन कोर्स चाहिए वो मेन कोर्स वाले तरफ जाएगा, जिसको डेजर्ट्स खाने हैं वो डेजर्ट्स की तरफ जाएगा, जिसको पीना है मतलब पानी पीना है, जूस पीना है या कोल्ड ड्रिंक पीनी है वो दूसरी तरफ जाएगा, और एक तरफ हो गए आपके स्नैक्स या स्टार्टर्स वगैरह, ठीक है। तो ये भी तो फंक्शनल स्ट्रक्चर है, काम एक ही है लेकिन उसमें अलग अलग चीजें थी, तो अलग अलग चीजों के हमने अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिए। बिल्कुल समझ आ गई बात। अब देखो जरा आपको इसकी डेफिनेशन से बहुत क्लियर हो जाएगा ये सारा कॉन्सेप्ट जो मैं आपको बोल रही हूँ। इट इज द क्या है फंक्शनल स्ट्रक्चर, ग्रुपिंग ऑफ जॉब्स, ग्रुप करना है जॉब को, जैसे कि हमने खाने पीने को ग्रुप किया, ऑफ सिमिलर नेचर, जो सिमिलर नेचर थे। तो मेन कोर्स वाले एक जैसे नेचर के थे, वहां पे सारे आपको सारी वेजिटेबल्स जो भी उन्होंने बनाई होंगी आपको खिलाने के लिए वो सारी एक ही जगह पर उन्होंने रख दी, अंडर द फंक्शनल एंड ऑर्गेनाइजिंग दीज मेजर फंक्शन एज अ सेपरेट डिपार्टमेंट, और उसको उसका सेपरेट डिपार्टमेंट बनाकर रख दिया, और इसी से हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया। अब ऑर्गेनाइजेशन में ये कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको बना के बताती हूँ। अपनी समरी नोटबुक में आप भी मेरे साथ ये बनाएंगे, ठीक है। जब भी फंक्शनल स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आता है तो ये वाला जो फ्लो चार्ट है हम लोग बनाकर आएंगे। तो सबसे ऊपर होता है हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर। अब जिस भी प्रोडक्ट में आप डील करते हो उस प्रोडक्ट के लिए आपने अगर अपना फंक्शनल स्ट्रक्चर डिजाइन किया तो उसमें मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर कितने तरीके के डिपार्टमेंट्स होंगे, कितने तरीके के फंक्शंस वहां चल रहे होंगे। जैसे कि सबसे पहला फंक्शन अगर मैं बात करूं तो हमारा परचेज डिपार्टमेंट, या चलो प्रोडक्शन कर लेते हैं, इसको बनाने से ही स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखो जरा, सबसे पहले यहाँ पर काम चल रहा है प्रोडक्शन का, ठीक है। तो प्रोडक्शन फंक्शन हो गया। फिर उसके बाद हम काम करते हैं सेल्स का, लो जी सेल्स हो गई यहाँ पर। फिर उसके बाद हम काम कर रहे हैं मार्केटिंग, तो लो मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बना दिया। हम यहाँ पे फाइनेंस को भी हैंडल करते हैं, लो जी फाइनेंस का भी बन गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग कुछ ना कुछ R&D भी करते रहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये भी हो गया। तो ये एक सिंपल सा हमारा फ्लो चार्ट है फॉर दी फंक्शनल स्ट्रक्चर, जो आपको भी बनाकर आना है, और मेरे साथ इसको बना लीजिए। आप अपनी समरी नोटबुक में बनाइए, जब नोट्स बनाएंगे तब भी आपको ये बनाना है, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट,
अब बात करते हैं कि कहाँ सुटेबल है, कहाँ जरूरत पड़ती है हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर की, क्यों हमें इतने सारी आइटम्स को अलग अलग डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि बहुत कुछ ऑफर कर रहे थे हम अपने यहाँ पर आने वाले गेस्ट को। बट वहीं पर अगर मैं सिर्फ 2-3 सब्जियों से ही काम चला लेती, कि मैंने ज़्यादा कुछ नहीं रखा, ज़्यादा से ज़्यादा मैंने एक टिक्की का स्टॉल लगवा दिया है, एक सॉफ्ट ड्रिंक है, कोई जूस वूस अलग से कोई वेराइटीज़ नहीं है, सिर्फ एक ही कोल्ड ड्रिंक भी एक ही मिल रही है, साथ में बराबर में है ठंडा ठंडा सिंपल सा पानी, और यहाँ पे सिर्फ एक दाल मखनी, शाही पनीर और रोटी और रायता सिर्फ, और मीठे में खाना हो तो आइसक्रीम है। तो मैंने एक ही जगह पर एक ही लाइन में सब कुछ लगा दिया कि यहाँ से शुरुआत करो, वहाँ पे जाके ख़त्म कर दो, बस। बहुत लंबा चौड़ा मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने कुछ खास रखा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ ही नहीं है, बहुत ज़्यादा मुझे फंक्शंस ही परफॉर्म नहीं करने, तो मुझे क्या ज़रूरत थी। लेकिन जब मैंने बहुत सारी वेराइटीज़ ऐड करी, एक ही तरीके की चीज़ की थी, खाने की चीज़ ही, और उसकी मैंने बहुत सारी वेराइटीज़ ऐड करी, तो मुझे अलग अलग डिपार्टमेंट सेट करना पड़ा ना, कि एक ही जगह पर सारी भीड़ ना हो जाए, तो इसलिए मैंने डिवाइड कर दिया। तो मुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में बनाने की जरूरत कब पड़ेगी, जब मेरे ऑर्गेनाइजेशन का साइज लंबा होगा, जब मेरा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा तो मुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। बट अगर मेरा ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा है, ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा काम नहीं है, तो किसी भी तरीके का स्ट्रक्चर मुझे डिज़ाइन नहीं करना है, ठीक है। जहाँ मुझे दिख रहा है कि डाइवर्सिफाइड एक्टिविटीज़ है, जहाँ मुझे दिख रहा है कि यार बहुत सारी खाने पीने की वेराइटीज़ हैं, एक साथ रखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसलिए अलग अलग जगह पर रखते हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में बना देते हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा जब मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए होगा, अब भाई जैसे मैंने ये सब अरेंज किया होगा, तो सभी लोग जो उस काउंटर पे खड़े होंगे, जो लोग बना रहे होंगे वो सभी चीज़ों को, वो स्पेशलिस्ट होंगे ना। जो भाई तुम्हें टिक्की बना के दे रहा होगा, वो टिक्की बनाने में स्पेशलिस्ट होगा या नहीं होगा। तो मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए था कि जिसको जो काम करना आता है वही काम वहाँ पे खड़े होकर करे। बट ये जो मैंने जब थोड़ी बहुत चीज़ें रखी, वो तो एक ही बंदा सारे काम कर रहा था, तो मुझे फंक्शनल स्ट्रक्चर की जरूरत नहीं पड़ी वहाँ। लेकिन मुझे कब जरूरत पड़ी, जब वेराइटीज़ थी। क्यों? क्योंकि मुझे स्पेशलाइजेशन चाहिए था, ठीक है। तो ये 3 जगह हैं जहाँ पर आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को इस्तेमाल कर सकते हो। क्लियर हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसका एग्जाम्पल आप HDFC से ले सकते हो। ये जस्ट मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ फॉर द रेफरेंस पर्पस। जरूरी नहीं है कि आप इसे अपनी नोटबुक में लिखें, सिर्फ समझने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि HDFC कैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करता है। तो बेटा HDFC बैंक आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक में एक लीडिंग बैंक है। यहाँ पर भी हमने जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है उसको बना रखा है। कौन से लेवल पे बना रखा है? हेड ऑफिस के लेवल पर हमने फंक्शनल स्ट्रक्चर यहाँ डिजाइन कर रखा है। कैसे? इनके यहाँ पर भी एक HR डिपार्टमेंट है, एक ऑपरेशनल डिपार्टमेंट है, और एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, और एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है। क्योंकि इनको लगता है कि जब ये काम करते हैं तो इन्हें इस तरीके के फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे कि HR डिपार्टमेंट क्या करता है? हायरिंग करता है एम्प्लॉयज के और उनके वेलफेयर के लिए काम करता है। ऑपरेशनल डिपार्टमेंट क्या करता है? डे टू डे बैंकिंग की प्रोसेसेस को करता है। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करता है? प्रमोट करता है और कैंपेन्स ऑर्गेनाइज करता है मार्केटिंग पर्पज के लिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट सारा बजटिंग और फाइनेंशियल प्लानिंग वगैरह ये सब चीजें करके देता है। तो इस तरीके से HDFC भी अपने यहाँ पर हेड ऑफिस लेवल पर फंक्शनल स्ट्रक्चर को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस की। अब ये है आपके लिए जरूरी कि आपको एडवांटेजेस आनी चाहिए। एक चीज और मैं आपको यहाँ पर समझाती हुई चलती हूँ। जब भी एग्जाम में एडवांटेजेस आते हैं या डिसएडवांटेजेस आते हैं, जैसे कि कुछ तो हमारे मेन टॉपिक्स होते हैं जिनके सेपरेटली आपने एडवांटेजेस या इंपॉर्टेंस देखे, जैसे हमने ऑर्गेनाइजिंग की पढ़ा, तो वहाँ पर बहुत सेपरेटली मैंने एक एक पॉइंट आपको समझाया, बट यहाँ मैंने एक साथ ही लिख रखा है, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जिसका डायरेक्ट सिर्फ एडवांटेजेस नहीं आएगा। ये हमेशा अपने टॉपिक के साथ आएगा कि पहले आपको फंक्शनल आइडेंटिफाई करना होगा, फिर एडवांटेज लिखनी होगी, उसकी 2 या 3 एडवांटेज, और वो कोई से भी लिख सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे वाले क्वेश्चंस के अंदर जब आप एडवांटेजेस वगैरह लिखते हैं तो बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि एक लाइन लिखकर आ जाते हैं। देखो हमारी जो मार्किंग स्कीम होती है ना, उसके अंदर हमेशा हाफ मार्क फॉर दी हेडिंग होता है। अगर आप हेडिंग नहीं भी लिखते हो तो उस लाइन के अंदर जो भी चीज आप पॉइंट आउट करना चाहते हो, आप उसको अंडरलाइन जरूर करके आओ, ताकि उनको दिखे कि आपने इस चीज को डिस्क्राइब किया इस पूरी लाइन के अंदर, कि वो हाफ मार्क फिर आपको उस चीज का दे और हाफ मार्क जो आपने उसको डिस्क्राइब करके दिया है। या कई बच्चे सिर्फ हेडिंग लिख देते हैं एडवांटेजेस में, बहुत शॉर्ट में लिख कर आते हैं, तो उसका सिर्फ आपको हाफ मार्क मिलेगा अगर 1 पॉइंट होगा एडवांटेज का। तो पूरी लाइन आपको कंप्लीट लिख कर आनी है। भले ही ऐसा लिखा होता है स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, तो उसमें पूरी एक लाइन आप लिख कर आएंगे, आप उसमें कंजूसी नहीं दिखाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो बात होगी कि एग्जाम में कैसे करना है। अब बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर, और इसके लिए मुझे एक चाइनीज कैट याद आ रही है जो हमेशा मोमो खाती है। हमेशा उसको मोमो खाना है, और मोमो खा के वो हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस को याद दिलाती है। तो बेटा हमारे लिए भी यहाँ पर फंक्शनल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस के लिए क्या याद रखना है? मोमो कैट, चाइनीज बिल्ली है हमारी ये, ठीक है। तो देखो जरा मोमो कैट के अंदर कैसे छुपी है हमारी सारी एडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो मैं आपको साइड बाय साइड यहाँ पे बताती चलती हूँ कि कौन सी एक्रोनिम आपको कहाँ यूज करनी है। तो जैसे कि पहला है MO, तो ये MO है हमारा इस चीज के लिए,
जहां पर मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी मेंटेन होती है फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर। तो पहले आपको मैं इसका एक एग्जाम्पल समझाती हूँ, उसके बाद इस पॉइंट पे हम लोग आते हैं। ठीक है, ये एग्जाम्पल भी आपके लिए ऑप्शनल है, आप चाहें तो लिखें, नहीं चाहें तो ना लिखें। ठीक है, बस समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैंने उनको उनके साथ मर्ज नहीं किया। तो बेटा अगर बात करें मैनेजरियल ऑपरेशनल एफिशिएंसी की, कैसे फंक्शनल स्ट्रक्चर हमें मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दे रहा है, तो देखो जरा इसका एग्जांपल लेते हैं हम आईसीआईसी बैंक से। आईसीआईसी बैंक के अंदर उसकी एक ऑपरेशनल टीम है। ठीक है, अब वो जो ऑपरेशनल टीम है वो डेली बेसिस पर थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन को एक्यूरेसी के साथ काम करती है। मैं आपको एक कहानी सुनाऊं कि अब तो बैंकिंग का जो वर्क है वो बहुत आसान हो गया है, एज अ कस्टमर हम लोगों के लिए भी हो गया है और जो लोग वहां पर स्टाफ काम करता है उनके लिए भी हो गया है। एक टाइम ऐसा था कि अगर कभी बैंक अकाउंट ओपन करना था तो बैंक्स के बाहर लंबी लंबी लाइन होती थी, मतलब बैंक के खुलने से पहले भी अगर हमें कोई भी बैंकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो बैंक का जो खुलने का टाइम होता था ना, उससे बहुत देर पहले से लोग बैंक के बाहर आके खड़े हो जाया करते थे। और मुझे भी याद है कि एक टाइम पे मुझे भी अपने एक बैंक में एक अकाउंट ओपन करना था, तो मुझे सुबह सुबह जल्दी जाके वहां पे खड़ा होना पड़ा। क्यों? क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी लाइन लग जाया करती थी बैंक ओपन होते होते, क्योंकि सारा काम मैनुअली होता था। उस टाइम पे इंटरनेट बैंकिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी और एक बहुत लंबी चौड़ी लाइन लगती थी। अगर आपको कैश डिपॉजिट कराना है, चेक डिपॉजिट कराना है, वो तो धीरे धीरे बैंकिंग ऑपरेशंस इतने ज़्यादा हमारे लिए कन्वीनियंट हो गया सब कुछ कि घर बैठे अब तो हमारा सारा काम हो जाता है। बट एक टाइम पे ऐसा नहीं होता था। तो वो जो पर्सन इतनी लंबी लाइन को अंदर डेली बेसिस हैंडल करता था, सपोज करो मैं उसको कोई कैश दे रही हूँ तो वो उसको गिन रहा है, अगर वो उसको हमारी तरह से धीरे धीरे गिनता तो कितना टाइम लगता ना। बट उनका तो डेली काम है भाई पैसों में खेलना, तो वो फटाफट 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 मतलब पूरी गड्डी कितनी जल्दी वो गिन लेते हैं, पता भी नहीं चलता। प्लस उनके पास मशीन्स भी होती हैं। तो ये आपको एक बात समझनी है कि जो भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग उनसे सेम काम ही डेली बेसिस पर करा रहे हैं, तो वो थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजेक्शन ऑन अ डेली बेसिस परफॉर्म कर रहे हैं विद एक्यूरेसी। भाई कोई गलती भी नहीं हो रही है उनसे, हाँ एक आध गलती हो सकती है बट वैसे कोई गलती उनसे नहीं हो रही है। तो वो उस काम को क्योंकि रेगुलरली कर रहे हैं तो बहुत एफिशिएंटली वो सारे बैंकिंग ऑपरेशन को विदाउट एनी डिले हैंडल कर पा रहे हैं, जिससे ना तो हमारा मैनेजरल वर्क रुक रहा है ना ही हमारा ऑपरेशनल वर्क रुक रहा है। क्यों? डेली बेसिस पर सेम काम कर रहे हो, क्योंकि हमने आपका काम अलग कर दिया है, अलग डिपार्टमेंट बना दिया, रोज आपको वही काम करना है। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर की पहली एडवांटेज यही है कि ये हमें मैनेजरियल और ऑपरेशनल एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है और जिससे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, प्रॉफिट क्या हो जाता है हमारा, इंक्रीज। तो देखो पहली लाइन तो आपकी हेडिंग में से ही छुपी है, बस लास्ट में आपको लिखना है इट रिजल्ट इन इंक्रीज्ड प्रॉफिट। ठीक, चलो तो मोमो का MO तो हो गया। अब नेक्स्ट M किस चीज का है मैम? बेटा नेक्स्ट M है यहाँ पर आपका मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, कि यहाँ पर किसी भी तरीके से आपके एफर्ट्स डुप्लीकेट नहीं हो रहे। क्यों? हमने पहले दिन ही जब फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाया तो हमने ये देखा कि क्या क्या काम करना है ना। हमने मेन कोर्स अलग जब डिसाइड किया, हमने स्टार्टर्स जब अलग डिसाइड किए, तो हमने पहले देख लिया था ना कि क्या क्या करना है। ऐसा तो नहीं है कि मेन कोर्स के 2 स्टॉल्स लगे हुए हैं, ऐसा तो नहीं है कि पीने का सामान 2 अलग अलग जगह पर मिला हुआ है, 2 अलग अलग जगह पर आपको मिल रहा है, ऐसा नहीं है। एक ही जगह पर आपको एक जैसा ही सामान मिल रहा है। तो किसी भी तरीके से एक ही काम 2 अलग अलग जगह परफॉर्म नहीं हो रहा, इसका मतलब रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं हो रही है। एक चीज एक ही टाइम पे हो रही है, रिसोर्सेज की जब वेस्टेज नहीं होती तो उससे हमें इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलता है कि हम एक लार्ज स्केल पे वर्क कर रहे हैं, जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी कम आ रही है और जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आएगी आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल कहीं हद तक आपकी कॉस्ट को कम करने में मदद करता है। तो इससे क्या है, पैसा बच रहा है आपका, प्रॉफिट आपका इंक्रीज हो रहा है। तो ये भी एक एडवांटेज है हमारे लिए फंक्शनल स्ट्रक्चर की। ठीक है, चलो एग्जाम्पल्स में एक साथ सारे दिखा दूंगी आपको। उसके बाद नेक्स्ट O आता है बेटा। O का मतलब है हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। O है यहाँ पर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के लिए, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन के लिए। आप इसे फंक्शनल स्पेशलाइजेशन भी कह सकते हो। ठीक है, अब फंक्शनल स्पेशलाइजेशन कैसे भाई? वो जो हमारा स्टॉल लगा के खड़ा हुआ है, वो टिक्की वाला, वो चीले वाला, भूख लग रही है ना, मजा आ रहा है, चलो मुझे भी लग रही है थोड़ी सी। तो वो जो हमारा गोलगप्पे वाला खड़ा है, वो जो टिक्की वाला खड़ा है, जो स्टॉल लगाता है, हर शादी पार्टी में चाहे किसी के यहाँ पर भी होती है, वो यही काम करता है। हमने उसको यही काम सौंप रखा है कि भाई जितने भी हम लोग यहाँ पे वेडिंग इवेंट्स करेंगे या जितने भी हमारे यहाँ पे पार्टीज ऑर्गेनाइज होंगी, आपको सिर्फ टिक्की ही बनानी है।
तो जब वो डेली बेसिस पर उसी काम को कर रहा है या हर बार वो सेम काम को परफॉर्म कर रहा है, रेगुलरली रिपीटेडली सेम काम को परफॉर्म कर रहा है, तो भी हम पीछे पढ़ के आए तो है इस चीज को कि जब आप रिपीटेटिव बेसिस पर एक ही काम को परफॉर्म करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है स्पेशलाइजेशन, कि आप एक उस पर्टिकुलर फंक्शन में स्पेशलिस्ट हो गए, उसको टिक्की बनाना बहुत अच्छे से आता है। बट अगर मैं उसी को यहीं पे कहती हूँ कि भाई आपसे टिक्की ने, तुम दाल मखनी वाले काउंटर पे आओ, तो अब उसे थोड़ी सी दिक्कत होगी ना। तो पर पहले मुझे उसको वो काम सिखाना पड़ेगा, क्योंकि वो अपने फंक्शन में माहिर था, उसको तकलीफ होगी वहां से वहां जाने में। लेकिन जब मैंने उसका कि चल यार ठीक है, तो एक काम कर, तुझे टिक्की बनानी आती है तो रोज टिक्की ही बना, तो यहाँ पर क्या है, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज रहेगी। क्यों? क्योंकि वो डेली बेसिस पे उस काम को कर रहा है, अब वो प्रो हो चुका है उसके अंदर। ठीक, तो यही बात सिखाता है फंक्शनल स्ट्रक्चर, दैट इट लीड्स टू द ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन सिंस एम्फेसिस मतलब आपका फोकस किस चीज पे है, आपके स्पेसिफिक फंक्शन पे है जिसको आप ऑन द डेली बेसिस परफॉर्म कर रहे हो, एंड एम्प्लॉयज परफॉर्म सिमिलर टास्क विद इन अ डिपार्टमेंट, और सेम ही टास्क आप डेली परफॉर्म कर रहे हो, तो आप उसमें क्या हो जाते हो, स्पेशलिस्ट हो जाते हो। ठीक है जी, मोमो कंप्लीट हो गया हमारा। अब कैट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, अब कैट के अंदर हमारा सबसे पहला जो सी है बेटा, वो ये रहा, सी फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अब ये कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को प्रमोट करता है। कैसे? क्योंकि देखो सभी लोग सिमिलैरिटीज ऑफ टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, है ना, सबको अपना अपना काम पता है, डेली बेसिस पर सबको ये पता है कि हमें क्या करना है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इस तरीके से डिपार्टमेंट नहीं बनाती तो हो सकता है मेरे वर्कर्स इधर के उधर हो जाते। भाई मेन कोर्स वाले स्टार्टर्स में चले जाते, स्टार्टर्स वाले हमारे पीने वाले डिपार्टमेंट में चले जाते, जहाँ पर हमें सारे बिवरेजेस मिल रहे हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है वो प्रॉब्लम हो जाती, सब एक दूसरे को धक्का मारते कि नहीं मैं तो इसी स्टॉल पे खड़ा हूंगा, कहेगा नहीं मैं तो इसी स्टॉल पे खड़ा हूंगा। लेकिन जब पहले से ही सारे फंक्शंस डिवाइड कर दिए गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अगर यही चीज मैं एक ही लाइन में कर देती तो जो खाने पीने वाले हैं वो भी एक दूसरे को धक्का मुक्की करते, लड़ाई करते, और जो वहां पर खड़े हुए थे सर्व करने वाले वो भी परेशान करते। बट क्योंकि पहले से ही चीजों को हमने डिवाइड कर दिया, सिमिलैरिटी ऑफ टास्क है, पहले ही बता दिया कि अब से तुम्हें सिर्फ यही काम करना है, तो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन हमारा बना रहता है। ठीक है जी, चलो सी भी हो गया कैट का। अब ए बताओ मैम, ए कहाँ पर छुपा है बेटा? ए ये रहा हमारे पास, अटेंशन। ये देखो अब क्या हुआ कि किसी एक ने यहाँ पर जब हमने दाल मखनी, शाही पनीर, छोले, कड़ी, पालक पनीर, ना जाने क्या क्या मेन कोर्स में रखा हुआ है, तो किसी ने आकर हमें कंप्लेन करी कि जो भी मेन कोर्स जिसने भी बनाया है उस मेन कोर्स में एक प्रॉब्लम है। क्या? मेन कोर्स में नमक बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट सभी तरीके की जितने भी हमने डिशेस खाई सब में हमें ये लगा मेन कोर्स के अंदर कि नमक बहुत ज़्यादा है। अब इसके लिए मैं किसकी अकाउंटेबिलिटी यहाँ फिक्स करूँ, किसको जाके पूछूं, किसको? जो सॉफ्ट ड्रिंक्स दे रहा है सबको, या जिसने ये गोलगप्पे, टिक्की, चीला ये सब बनाया है, चाउमीन बनाई है, मैं इससे जाकर पूछूं? किससे पूछूंगी? भाई जिसने वो मेन कोर्स रेडी किया होगा उसको ही ना। तो मैं ये कैसे कर पा रही हूँ, कैसे मेरा ध्यान उस तरफ गया कि मुझे इसको थोड़ी सी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने सिमिलैरिटीज ऑफ टास्क डिवाइड कर रखे हैं तभी ना। तो तुरंत जाके मैंने उसको कहा कि थोड़ा सा ध्यान रखो कि नमक ज़्यादा है, थोड़ा और फोकस करो और इसको सुधारो। तो जब आप फंक्शनल स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते हैं तो हर एक फंक्शन को आप प्रॉपर अटेंशन दे सकते हैं। जब आपको ट्रेनिंग भी देनी हो तो उसमें भी ये फायदेमंद है। और अगली एडवांटेज हमारी यही है कि आपका हर एक फंक्शन जो है उसको प्रॉपर अटेंशन आप दे पाते हो, कि आपका फोकस सिर्फ उस चीज के ऊपर है कि बेटा देखो आपको यही काम करना है ना। मैंने अपने सब लेबर को समझाया कि देखो आपको यही काम करना है ना, तो थोड़ा फोकस करो अपनी उसी चीज के ऊपर। इधर उधर क्या हो रहा है तुम्हें उससे कोई मतलब नहीं है, सब अपना अपना काम अपने आप कर लेंगे, आप अपने वाले काम पे ध्यान दो। ठीक है, तो हर एक फंक्शन को पूरा अटेंशन मिल रहा है। एज वेल एज अगर मुझे उन्हें ट्रेन करना है उस पर्टिकुलर चीज के लिए, क्यों? क्योंकि लिमिटेड रेंज ऑफ स्किल्स है भाई, आपके हाथ में सिर्फ मेन कोर्स है, आप अपने उस पर ध्यान रखो। तो उनको जो अगर ट्रेनिंग भी दिलवानी है तो मुझे ट्रेनिंग दिलवाने की जरूरत, मतलब ट्रेनिंग जो है मैं बहुत इजीली उनको दिलवा दूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे इधर उधर क्या हो रहा है वो सब नहीं सिखाना, जो काम उन्हें करवाना है मुझे उनसे सिर्फ उसी चीज की मुझे उनको ट्रेनिंग देनी है। ठीक है, तो समझ आ गए आपको सारे के सारे एडवांटेजेस मोमो कैट की हेल्प से। तो बेटा मोमो के अंदर हमारा पहला क्या था? मैनेजरल एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? नेक्स्ट उसके बाद था हमारा एम से मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, ओ से था ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, सी से था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ए से था अटेंशन, और टी से था ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है बच्चों, चलो अब मुझे नहीं लगता कि शायद आपको कुछ और एग्जाम्पल्स की जरूरत है, बट स्टिल इफ यू वांट तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, जैसे कि इन्फोसिस के अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सिर्फ कोडिंग पे ध्यान देते हैं, फाइनेंशियल एनालिसिस सिर्फ कॉस्ट को मैनेज करने पे ध्यान देते हैं, तो रोज वही काम करते हैं, इस पे स्पेशलिस्ट है।
कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले फंक्शन की बात करूं तो HUL के अंदर मार्केटिंग टीम का अपना हेड है जो हमेशा ये ध्यान रखता है कि उनका जो कैंपेन है वो टाइम टू टाइम रिव्यू हो, अप्रूव हो, तो कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल करने में आसानी रहती है। मैनेजर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी तो हमने देख ही लिया था। उसके बाद मिनिमम डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट, इंडियन रेलवे के अंदर एक सेंट्रल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है जो सारा जो ट्रैक का काम है, एक पूरे जोन का जो ट्रैकिंग का काम है वो अकेले करता है, तो हर स्टेशन पे आपको अलग से रिपेयर टीम रखने की जरूरत नहीं पड़ती, तो एक ही काम एक ही बार हो रहा है, पैसा बच रहा है। ट्रेनिंग, TCS के अंदर नए HR इंटर्न आए, उनको ट्रेन करना है सिर्फ HR रूल्स के बारे में, पूरे फाइनेंस और टेक्निकल डिपार्टमेंट के बारे में हमने कुछ नहीं सिखाना, जिस डिपार्टमेंट में हम उन्हें रख रहे हैं सिर्फ वही डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग देनी है। अटेंशन ऑन इंपॉर्टेंट फंक्शनल एरियाज, स्कूल के अंदर जो अकाउंट्स डिपार्टमेंट है उसको मतलब नहीं है कि एडमिशन और टीचिंग डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है, उन्हें तो इस बात से मतलब है कि उन्हें फीस मैनेज करना है, टीचर की सैलरीज को मैनेज करना है, इधर उधर की चीजों के बारे में उनको ध्यान नहीं देना, तो उनका फोकस सिर्फ उनके काम पर है, तो अटेंशन दे सकते हैं। ठीक है जी, चलो वेरी गुड। अब आते हैं बेटा डिसएडवांटेजेस की तरफ। तो डिसएडवांटेजेस के लिए इफ पीसी, बस इतना याद रखना है, इफ पीसी। तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके लिए बहुत वैसे वाला फनी एक्रोनिम नहीं बन पाता है, तो अगर आपके दिमाग में इसके लिए कोई फनी एक्रोनिम है या कुछ फनी फ्रेज सा याद आ रहा है तो डू शेयर विद अस, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि इसको और किस तरीके से हम लोग लर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने तो बहुत ही सिंपल सा रखा है इसको, इफ पीसी। तो बेटा जहां पर आई से हमारा मतलब है इनफ्लेक्सिबिलिटी। अब इनफ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, फिर से आ जाओ जरा शादी पार्टी पे, फिर से वही वाला वेन्यू चल रहा है, खाने पीने का चल रहा है। मैंने कहा अपने टिक्की बनाने वाले को कि मैंने कहा देखो भाई, अब आपको लगेगा मैडम टिक्की के तो पीछे ही पड़ गई हैं, किसी और के ऊपर चले, अभी फिलहाल आज का जो फोकस रखते हैं वो टिक्की वाले पे ही रखते हैं ना। तो मैंने कहा टिक्की वाले भैया को कि भैया एक काम करो, ऐसा है कि अब आप ना मेन कोर्स में आ जाओ, आपने बहुत कर लिया यहाँ पर काम, अब आप मेन कोर्स पे आओ, आप शाही पनीर वाला डिपार्टमेंट पकड़ो, आप मेन कोर्स में आओ। अब ऐसे में वो कहेगा कि यार मुझे तो ये वाला काम तो मैं मिनटों में कर लेता हूँ क्योंकि मैं रोज कर रहा हूँ इस काम को, मुझे तो बिल्कुल तकलीफ नहीं होती इस काम को करते हुए। अब इन्होंने मुझे ये कह दिया कि मैं वहां हूँ, अब मुझे वहां का सारा काम सीखना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो ना कि मेरे लिए तो शुरू से शुरुआत है हर चीज की, हर चीज मुझे सोचनी पड़ेगी क्योंकि मैंने तो कभी ये सब चीजें बनाई नहीं है, मैंने मेन कोर्स में कभी काम किया ही नहीं है, हमेशा से मैं स्टार्टर्स में रहा हूँ, यहाँ पे चाहे तो मुझे किसी में भी शिफ्ट कर दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहां वहां नहीं मैं जा पाऊंगा। इनफ्लेक्सिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि आप कंफर्ट हो गए हो अपने पर्टिकुलर फंक्शन में, आपने इतना ज्यादा उसके ऊपर वर्क कर लिया है कि अब आप उससे शिफ्ट नहीं होना चाहते। तो ये है इनफ्लेक्सिबिलिटी फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम, कि जब हम यहाँ पर किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं तो हम दूसरे वाले बंदे का जो काम है उसको अप्रिशिएट नहीं करते कि नहीं यार वो काम मेरे लिए ठीक नहीं है, वो काम ठीक नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वही सबसे सही है, वो काम ठीक नहीं है। तो ये इनफ्लेक्सिबिलिटी है जो हमें फंक्शनल स्ट्रक्चर में देखने को मिलती है। देखिए जरा, इट में लीड टू द इनफ्लेक्सिबिलिटी as people with the same skills and knowledge base may develop a narrow perspective, क्योंकि उनके माइंड में एक नैरो पर्सपेक्टिव आ गया कि सेम स्किल्स और सेम नॉलेज है तो अब इसी को ही हमें आगे तक लेकर जाना है। सो दे हैव डिफिकल्टी इन अप्रिशिएटिंग द एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू, तो वो दूसरी चीज के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, उस चीज को अप्रिशिएट ही नहीं करना चाहते कि नहीं यार वो भी अच्छा हो सकता है, नहीं जो हम अभी कर रहे हैं वही सही है। ठीक है, इसका मैं एग्जाम्पल अगर आपको दिखाऊं तो अच्छा एक एग्जाम्पल है, अब इससे बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये देखिए, TCS के अंदर एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है हमारा, तो सडनली क्या हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपर इज सडनली नीडेड इन द टेस्टिंग डिपार्टमेंट, हमें उसकी जरूरत अब टेस्टिंग डिपार्टमेंट में थी। सो दे माइट रिफ्यूज टू वर्क आउटसाइड देयर स्पेशलाइजेशन। अब देखो सॉफ्टवेयर डेवलपर का अपना एक डिपार्टमेंट है, अपना उसका एक स्पेशलाइजेशन है, आज हम उसको कह रहे हैं कि आप टेस्टिंग डिपार्टमेंट में काम कर लो, तो ये उसके स्पेशलाइजेशन से बाहर है, तो ऐसे में वो रिफ्यूज कर सकता है कि मैं तो नहीं करूंगा। तो जब हमारे पास इस तरीके की अर्जेंसी होती है और इस तरीके से हमारे जो एम्प्लॉयज है वो मना कर देते हैं कि नहीं मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उस काम को करने के लिए क्योंकि मुझे नहीं आता, मैं तो इतने टाइम से किया ही नहीं है, तो कह सकते हो ना कि एक हेजिटेशन आ जाती है किसी नए काम को करने से पहले, तो वो इनफ्लेक्सिबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, आई होप कि अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, उसके बाद F से है बेटा फंक्शनल एम्पायर्स। फंक्शनल एम्पायर्स का मतलब क्या है, मैं इसको कहती हूँ अपना एक साम्राज्य बना लेना, यानी कि डोमिनेंस। ठीक है, एम्पायर्स का मतलब ऐसे साम्राज्य होता है, बट आप इसको इस तरीके से समझ लेते हो कि किसी एक फंक्शन का डोमिनेंस क्रिएट हो जाता है। जैसे बहुत सारे बच्चों को थ्योरी सब्जेक्ट ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और कुछ को प्रैक्टिकल से डर लगता है, तो जिसको जो सब्जेक्ट पसंद होता है ना, तो जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हमारा मेन फोकस रहता है कि यार वही पढ़ना है। अब सपोज करो कि किसी एक बच्चे को अकाउंटेंसी में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, बहुत इंटरेस्ट है उसे अकाउंटेंसी के अंदर, तो वो क्या करता है दिन रात जब भी पढ़ता है ना, क्योंकि उसको मजा आता है उसको पढ़ने में, तो वो अकाउंटेंसी 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 जब भी पढ़ने बैठेगा अकाउंट्स 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 अकाउंट्स, तो उसने क्या कर दिया, बेवफाई कर दी बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ,
उसने सिर्फ अकाउंट को इतना पढ़ दिया, अकाउंट्स पे इतना फोकस कर दिया कि अकाउंट्स में तो उसके जब भी कोई भी टेस्ट हो रहा है या जब भी कोई भी एग्जाम हो रहा है, भाई 11th में भी एग्जाम हो, उसमें तो आ रहा है 100 आउट ऑफ 100। लेकिन बाकी सब्जेक्ट्स की कहानी, चाहे वो बीएसटी हो, इको हो, और इंग्लिश वाले सब्जेक्ट के साथ तो तुम बिल्कुल ही ज़्यादा वाली बेवफाई कर देते हो, है ना, या मैथ्स है, जो भी आपके पास अदर सब्जेक्ट होगा। तो बीएसटी में आ रहे हैं सपोज करो 60 आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में सपोज करो 72 आ रहे हैं, 100 में से बता रही हूँ ये, और इंग्लिश में तो बिल्कुल ही तुमने हद ही कर दी, यहाँ पर भी तुम्हारे 60 आ रहे हैं, मैथ्स में तो 50 आ रहे हैं। तो अब आप देखो ना कि आपका ओवरऑल रिजल्ट क्या अच्छा लग रहा है, एक सब्जेक्ट में 100 आ रहे हो और बाकी सब सब्जेक्ट में आप 60, 70 या 50 में भी मार्क्स लेकर आ रहे हो। तो मैं ये कहूंगी कि आपने अकाउंट्स का एम्पायर क्रिएट कर लिया अपने माइंड में, उसका डोमिनेंस हो गया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे लिए तो सारे सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि किसी भी आपको अगर क्लास 12 में पास होना है, अच्छा एग्रीगेट अगर आपको टोटल बनाना है, अपना एग्रीगेट अच्छा रखना है, तो उसके लिए तो आपको पांचों सब्जेक्ट पे इक्वली वर्क करना होगा ना। बट आपने एक के ऊपर ज्यादा काम कर दिया, बाकी को नेग्लेक्ट कर दिया, तो बाकी की परफॉर्मेंस क्या हो गई, डाउन हो गई। बिल्कुल यही सेम चीज होती है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी, कि जब एक फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर ज्यादा फोकस हो जाते हैं हम किस चीज की तरफ, आप ज्यादा फोकस रखते हो अपने ऑब्जेक्टिव, अपने डिपार्टमेंटल, अपने फंक्शन के ऑब्जेक्टिव पे, और पूरे ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव आप भूल जाते हो, तो फंक्शनल एम्पायर क्रिएट हो जाता है। देखो जरा, अ फंक्शनल स्ट्रक्चर प्लेसेस लेस एम्फेसिस ऑन ओवरऑल एंटरप्राइज ऑब्जेक्टिव। आप भूल गए अपना एग्रीगेट कि आपको तो 95 प्लस लेकर आने हैं, जो एक सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करने से नहीं आ सकते, आपको पांचों सब्जेक्ट को अच्छे से लेकर चलना है, तभी आपका वो टारगेट अचीव होगा। तो यहाँ आप ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को भूल गए, और जो ऑब्जेक्टिव आपके फंक्शनल हेड ने बोला आप उसके ऊपर ही सारा फोकस कर रहे हो। तो ऐसी प्रैक्टिसेस किसको यहाँ पर फोकस कर देती है, फंक्शनल एम्पायर को क्रिएट कर देती है, जहां पर इंपॉर्टेंस एक पर्टिकुलर फंक्शन की तरफ ओवर एम्फेसाइज हो जाती है और बाकियों को क्या हो जाता है, नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। समझ गए, वेरी गुड। चलो अब उसके बाद चलिए, इफ तो हम समझ गए, पी से हमारा मतलब क्या है बेटा, पी से हमारा मतलब है यहाँ पर यही है, प्रॉब्लम्स इन कोऑर्डिनेशन, ये है हमारा पी। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम आ सकती है, कब आ सकती है, देखो कई बार हम कहते हैं ना कि मैम हमारा स्केड्यूल नहीं बन पा रहा है, टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहा है, एक सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं तो दूसरे सब्जेक्ट की पढ़ाई छूट जाती है, दूसरा पढ़ते हैं तो तीसरा छूट जाता है, या पहला भूल जाते हैं। तो यही तो है कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम, कि आप अपने सब्जेक्ट का कोऑर्डिनेशन नहीं बना पा रहे कि आपको कब कहाँ कैसे क्या करना है। कभी आपने अकाउंट्स पढ़ ली तो आपने बिजनेस स्टडीज को छोड़ दिया, बिजनेस स्टडीज पढ़ ली तो आपने इकोनॉमिक्स को छोड़ दिया। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में भी यही होता है कि यहाँ पर भी आपको कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, कब, जब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी हो। भाई मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला बता ही नहीं रहा कि मार्केट का सिनारियो क्या है, जिसके अकॉर्डिंग जो सेल्स डिपार्टमेंट है वो अपनी प्लानिंग करे, और सेल्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला अपनी प्लानिंग करे, और उसी के हिसाब से फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला अपना बजट बनाए। तो जब आपस में इस तरीके की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो रही होती है और सबको काम करने में प्रॉब्लम होती है, तो कोऑर्डिनेशन के अंदर प्रॉब्लम आनी जायज़ है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन जब नहीं ट्रांसफर हो रही, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या हो जाता है, आपस में किटपिट हो सकती है। ठीक, तो लास्ट का जो हमारा पीसी का सी है वो इसी को कहता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कि अब यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ जाता है, क्योंकि जब एक दूसरे से बातचीत अच्छी ना चल रही हो, जब कंपैटिबिलिटी मैच ना करे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला अपनी चला रहा है, परचेज डिपार्टमेंट वाला अपनी चला रहा है, फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला पैसे देकर राजी नहीं है, तो जब इस तरीके की चीजें होंगी आपस में डिपार्टमेंट के बीच में, तो किटपिट होगी, और उसी किटपिट को हम क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो बस यही थी हमारी 4 डिसएडवांटेजेस ऑफ द फंक्शनल स्ट्रक्चर। कहें तो एक बार एग्जांपल आपको रियल लाइफ वाले दिखा देती हूँ, देखिए जरा। फंक्शनल एम्पायर, गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आईटी डिपार्टमेंट वाला ज्यादा बन रहा है अपने आप में, क्यों, क्योंकि आईटी डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है ना, तो वो क्या करता है कि जो भी अदर डिपार्टमेंट्स है वो उनको क्या करता है, डिले कर देता है, वो उनके सजेशंस को सुनता ही नहीं है, डिले कर देता है, वो सोचता है कि ये तो मेरी टेरिटरी है, अपनी टेरिटरी मानकर चल रहा है, ये तो अपन का इलाका है, यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग ही काम चलेगा, तो इस तरीके के बिहेवियर दिखा रहा है। तो ऐसे में क्या, उसने अपना साम्राज्य बना लिया है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में प्रॉब्लम, जैसे कि हॉस्पिटल के अंदर मेडिकल टीम कहती है कि हमें एडवांस इक्विपमेंट चाहिए, बट फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट अप्रूव नहीं कर रहा। अब जब तक वो बजट अप्रूव नहीं करेंगे तब तक इक्विपमेंट कैसे आएगा, हो गई प्रॉब्लम इन कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कॉलेज के अंदर मार्केटिंग टीम एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करना चाहती है ताकि स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया जाए, फिर से फाइनेंस टीम वाले पैसा देके राजी नहीं, उनको कहा है, वो कहते हैं कि नहीं जी हमें तो कॉस्ट कटिंग करनी है, ऐसी कोई मार्केटिंग नहीं होगी, दोनों के गोल्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया।
फ्लेक्सिबिलिटी ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। सो बताइए सबसे पहले मुझे यहाँ पर जल्दी से कि सबको फंक्शनल स्ट्रक्चर क्लियर हुआ या नहीं, और एक्रोनिम बताइए एडवांटेजेस की। मोमोकैट पॉइंट्स लिख डालो फटाफट से, ताकि जब दोबारा इस वीडियो पे आओ तो आपको पहले पॉइंट सारे मिल जाएं। और उसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस के लिए क्या है, इफ पीसी। और अगर आपके माइंड में कोई है अच्छी सी कैची एक्रोनिम तो आप मेरे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट है अब हमारे पास डिविजनल स्ट्रक्चर। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है, अब डिविजनल स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। अब डिविजनल स्ट्रक्चर के लिए मैं पहले आपको यहाँ पर इसका भी फ्लो चार्ट बताती हूँ, और फटाफट से मेरे साथ आप भी अपनी समरी नोटबुक में इसको बनाएंगे। अब यहाँ पर भी इसको बनाने का क्या तरीका है, यहाँ पर भी आप कहेंगे कि सबसे ऊपर मैनेजिंग डायरेक्टर होता है हमारा, ठीक है जी। अब उस मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर फर्दर कुछ डिविजन्स होते हैं, ठीक है। सपोज करो हमारी कंपनी ऐसी है कि पहले हम लोग सिर्फ कह सकते हो कि स्किन केयर में डील करते थे, उसके बाद हमें लगा कि चलो अपने बिजनेस को और बढ़ाते हैं, तो हम लोगों ने फुटवेयर भी स्टार्ट कर दिया। फुटवेयर का बिजनेस अच्छा चलने लग गया तो हमें लगा कि चलो इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस भी स्टार्ट कर देते हैं, हमने इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस भी स्टार्ट कर दिए। उसके बाद हमें लगा कि यार कुछ कपड़ों वपड़ों का भी काम करते हैं, तो हमने क्लोथिंग भी उस वाले डिपार्टमेंट में भी हम एंटर हो गए। तो यहाँ पर हम सिर्फ एक ही प्रोडक्ट पे डील नहीं कर रहे हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स में हम लोग यहाँ पर डील कर रहे हैं। मल्टी प्रोडक्ट कंपनी है हमारी, और ऐसे बहुत सारी कंपनीज आपने देखी होंगी जो सिर्फ एक ही चीज में डील नहीं करती। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऐसी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिनके नाम के आपने अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट, यानी कि बिल्कुल ही अलग प्रोडक्ट लाइन, कि कुछ है सिर्फ फूड आइटम्स में डील करती हैं, लेकिन फूड आइटम्स के साथ साथ हो सकता है कि वो वॉशिंग मशीन भी बनाती हैं, वो एसी भी बनाती हैं, वो अलमीराज भी बनाती हैं, वो लॉक भी बनाती हैं, वो साबुन भी बनाती हैं। तो है ना बहुत सारी ऐसी कंपनीज। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ऐसी वो कौन कौन सी कंपनीज है जो मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज हैं और जो हो सकता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर को फॉलो करती हूँ। तो बेटा देखो यहाँ इस मैनेजिंग डायरेक्टर के अंदर फिलहाल मैं 4 प्रोडक्ट ऐड करती हूँ, जैसे कि ये है स्किन केयर या कॉस्मेटिक्स आप कह सकते हो, ये स्किन केयर में भी डील करते हैं। साथ साथ ये लोग फुटवेयर्स में भी डील करते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स में भी डील करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी बनाते हैं ये, ठीक है। और उसके साथ साथ इन्होंने क्लोथिंग में भी काम कर रखा है, ठीक है, कपड़े वपड़े भी ये लोग बेचते हैं बनाकर। अब सभी डिपार्टमेंट्स के अंदर, या मैं कहूंगी सभी डिविजन्स, इसको हम करेक्टली ये बोलेंगे कि सभी डिविजन्स के अंदर भी देखो स्किन केयर वालों को भी तो परचेज का काम करना होता होगा ना, रॉ मटेरियल इनको भी खरीद के लाना पड़ता होगा, फिर उसकी सेल करनी पड़ती होगी, उसकी मार्केटिंग करनी पड़ती होगी, और उसके लिए पैसों की भी जरूरत होगी। सेम काम हर एक डिवीजन में होता होगा। तो क्या मैं एक ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बना दूं सबके लिए कि वहीं पर ही स्किन केयर का सामान भी बन रहा है, वहीं पर भी फुटवेयर भी हो रहा है, फुटवेयर का भी प्रोडक्शन हो रहा है, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स भी प्रोड्यूस की जा रही है, वहीं पे कपड़े भी बनाए जा रहे हैं? क्या ये पॉसिबल है? क्या ऐसे सही चलेगा काम? क्या सबके रिसोर्सेज सेम होते हैं? क्या सबको बनाने का तरीका सेम है? नहीं ना। तो ऐसे में मैंने क्या किया यहाँ पर, ऐसे में मैंने इनके अंडर इनके जो फंक्शंस हैं वो अलग अलग डिजाइन कर दिए। जैसे कि मैंने अभी आपको शादी पार्टी वाला एग्जांपल दिया, मैंने कहा खाने का सामान है। अब भाई नमक तो हर डिश में इस्तेमाल किया जा सकता है ना, वहां जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऑलमोस्ट सब जगह सेम है, सब्जियां आ रही हैं सब जगह सेम इस्तेमाल कर सकते हो, सेम तरीके से काम कर सकते हो। तो वहां का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ही हो सकता है, रसोई एक हो सकती है, एक ही रसोई में सारा काम हो सकता है। मम्मी उसी रसोई में आपके लिए सब कुछ बनाती है ना, आपके घर पे भी। क्या आपके घर पे जब मम्मी को स्नैक बनाना होता है तो मम्मी अलग रसोई में जाती है, या जब मम्मी को आपके लिए डेजर्ट बनाना होता है तो अलग जगह पर जाती है? नहीं ना, उसी एक जगह पर मम्मी सारे काम कर लेती है ना, प्रोडक्शन के जो भी खाने पीने का सामान है वो सारा काम मम्मी वहीं पे कर लेती है ना। तो ऐसे ही फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम लोग अलग अलग डिशेस तो प्रिपेयर कर रहे हैं, बट उन डिशेस को प्रिपेयर करने का जो डिपार्टमेंट है वो एक ही हो सकता है, क्योंकि जो रिसोर्स है, जो इंग्रेडिएंट्स है वो ऑलमोस्ट सेम है, सेम तरीके की सेम प्रोसेस है। बट जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ तो ये सब चीजें अलग है ना। जैसे कि उसी शादी पार्टी में खाने की जगह पर, खाने का जगह एक है, डांस फ्लोर अलग जगह पर है, जहां पर वो पार्टी हो रही होगी, अगर वेडिंग है तो दूल्हा दुल्हन का जो स्टेज है वो अलग जगह पर है, गेस्ट के बैठने का जो अरेंजमेंट है वो अलग जगह पर है। तो वहां पर उन्होंने देखा कि यार काम अलग अलग है। अब जब काम अलग अलग है तो डिपार्टमेंट भी अलग अलग कर दिया गया, एक ही जगह पर अब वो सारा काम नहीं किया जा सकता था। मैंने आपको डिपार्टमेंटल स्टोर का भी एग्जांपल दिया, मैंने आपको उसमें भी ये बात सारी समझाई आपको कि डिपार्टमेंटल स्टोर में भी आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक का सामान भी मिल रहा है, होम डेकोर भी है, स्किन केयर भी है, फुटवेयर भी है, कपड़े भी मिल रहे हैं। तो इसलिए तो उन्होंने अलग अलग डिवाइड कर दिया ना सब कुछ।
तो डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर पहले हमने डिविजन्स बनाए, डिविजन्स बनाने के बाद हमने सबके जो फंक्शंस हैं वो हमने अलग अलग बांट दिए, जैसे कि इसका प्रोडक्शन का अलग, सेल्स का अलग, मार्केटिंग का अलग, फाइनेंस का अलग, ठीक है। ऐसे इसको भी कहा कि आप भी अपने अपने फंक्शंस अलग अलग परफॉर्म करो, कि अगर आपके यहाँ पास 4 डिविजन्स हैं तो प्रोडक्शन फंक्शन आप 4 बार परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है। तो इस तरीके से सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शन है। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ बेटा, आप फुल फॉर्म लिखिएगा क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस की कमी है, ठीक है। तो आपने तो पूरा पूरा नाम लिखना है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, कोई भी आप अपने यहाँ पर हिसाब से 4 फंक्शंस लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि सब लोग क्या कर रहे हैं, अपने अपने डिवीजन के अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको सिर्फ इतना पार्ट बोलूँ कि चलो सिर्फ इतने पार्ट को देखो, अगर आप सिर्फ इतने पार्ट को अगर देखें तो क्या ये अकेला अपने आप में एक फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं है? तो यही बात है जो मैं आपको वहां पर समझाना चाह रही थी कि हर एक डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर एक फंक्शनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। अभी लास्ट ईयर जो एग्जाम हुए उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था कि आपको पहले आइडेंटिफाई करना था कि कौन सा स्ट्रक्चर है, फिर उसका डायग्राम भी बनाना था। तो डायग्राम भी तो आपको बनाना आना चाहिए ना, 2 नंबर तक का वो डायग्राम का वेटेज था। तो सोचो क्या ही करना है इसके अंदर, फिर उसके एडवांटेजेस लिखनी थी। तो बहुत इजी होता है अगर आप कॉन्सेप्ट को ढंग से समझकर चलते हो। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बनाओ, मैं ऐसे ही नहीं बना रही हूँ आपके साथ यहाँ पर, मैं चाहती हूँ कि आप भी बनाएं, क्योंकि ये चीज ऐसी है जिसके लिए आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ साथ आप सीख लो इस चीज को, ठीक है। तो समझ आ गया सबको डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, एक मैनेजिंग डायरेक्टर, उसके अंदर अलग अलग डिवीजन और हर एक डिवीजन का अपना एक डिविजनल हेड। अब भाई यहाँ पर हमें ये चाहिए ना कि सपोज करो मैं ये 4 प्रोडक्ट्स में डील करती हूँ, अब मुझे दिख रहा है कि यार सेल कम आ रही है, फुटवेयर से अच्छी खासी सेल नहीं आ रही, बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, क्या दिक्कत आ रही है, बहुत कंप्लेंट्स आ रही हैं। तो जब मैं गई फुटवेयर वाले डिपार्टमेंट में, मैंने पूछना शुरू किया कि यार क्या दिक्कत है। तो सेल्स वाले ने कहा कि प्रोडक्शन वाले की गलती है, प्रोडक्शन वाले ने कहा कि मार्केटिंग वाले की गलती है, मार्केटिंग वाला कहता है कि फाइनेंस वाले की गलती है। ये तो एक दूसरे पर थोपना शुरू कर दिया। अब मैं किसकी गलती निकालूं? तो मैंने कहा एक काम करती हूँ, इन सबके ऊपर एक हेड बिठाती हूँ। तो मैंने हर डिवीजन के अंदर एक डिविजनल हेड बना दिया। अब जब भी उस पर्टिकुलर डिवीजन में कोई दिक्कत होगी, कुछ भी वहां पे बातचीत होगी या कोई भी इंस्ट्रक्शन भी देनी होगी, मैंने डिविजनल हेड को पकड़ना है, उसको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, तो अकाउंटेबिलिटी भी उसकी है। तो जब मुझे दिखा कि फुटवेयर में रेवेन्यूज नहीं आ रहे, कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा आ रही है, तो मैंने फुटवेयर के डिविजनल हेड को पकड़ा और पूछा कि हाँ जी बताओ क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रही है रेवेन्यू, यहाँ से इतनी कंप्लेंट्स क्यों आ रही है। तो फिर वो टाइट करेगा अपने फंक्शनल्स डिपार्टमेंट वालों को कि हाँ भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, तो वो उसकी जिम्मेदारी हो गई ना फिर। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है हर डिविजनल स्ट्रक्चर में, और डिविजनल स्ट्रक्चर बनता है नंबर ऑफ डिविजन्स के बेसिस पर, और हर एक डिवीजन में अपना होता है डिविजनल हेड। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए अब बस हम लोग आगे की कहानी इनकी भाषा में पढ़ लेते हैं। चलो देखो जरा, इन अ डिविजनल स्ट्रक्चर the organization structure comprises of the separate business unit। हर एक अपने आप में एक बिजनेस यूनिट है। अगर मुझे कल को एक 5th प्रोडक्ट भी ऐड करना हो तो मैं इमीडिएटली उसको आगे ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। और द डिविजन्स, क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक बिजनेस यूनिट और डिवीजन की तरह आपने अपने ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड कर दिया है। ईच यूनिट हैज अ डिविजनल मैनेजर, और हर एक डिवीजन के पास अपना एक डिविजनल मैनेजर है जो अपनी अपनी परफॉर्मेंस के लिए क्या रखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है। ठीक है जी, क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। एग्जाम्पल रिलायंस इंडस्ट्रीज से सिर्फ रेफरेंस पर्पस के लिए दे रही हूँ, आपकी इच्छा है लिखना चाहें लिखे, नहीं लिखना चाहें ना लिखे। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर भी अगर आपने देखा हो तो रिलायंस सिर्फ एक ही जगह पर काम नहीं करता है, उसके यहाँ पर पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी हैं, रिटेल और टेलीकम्युनिकेशन भी है, टेक्सटाइल्स में भी वो लोग डील करते हैं। तो कैसे अप्लाई कर रहे हैं वो, यहाँ पर देखो उनके पास रिलायंस जियो है जो टेलीकॉम डिविजनल चला रहा है, रिलायंस रिटेल है तो रिटेल डिवीजन हो गया, रिलायंस पेट्रोलियम है तो ऑयल एंड गैस डिवीजन हो गया, रिलायंस टेक्सटाइल है तो फैब्रिक और फैशन डिजाइन हो गया। तो देखो ना, एक के साथ आप बहुत सारी चीजों को हैंडल कर पा रहे हो और एक का काम दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा रहा बिल्कुल भी। ठीक, चलो अब इसकी सुटेबिलिटी कहाँ जरूरी है ये तो आपको मीनिंग के साथ साथ ही समझ में आ गया होगा कि मैम जब वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, दिस इज द मेन पॉइंट, कि जब वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स होते हैं, हम वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, तब हमें डिविजनल स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है। एज वेल एज जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, जब हमें जरूरत पड़ रही है कि और भी ज्यादा एम्प्लॉयज रखने पड़ेंगे और डिपार्टमेंट बनाने पड़ रहे हैं, तब भी हम लोग यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बट मेन पॉइंट तो आपका यही है यहाँ पर कि जब भी आपको वेराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स दिखे तो वहां पर डिविजनल स्ट्रक्चर आंख बंद करके आइडेंटिफाई कर लेना। ठीक है, चलो दिमाग बंद नहीं करना लेकिन बिल्कुल भी। अब डिविजनल स्ट्रक्चर है हमारे लिए बिल्कुल सेफ। ठीक है, तो
तो एडवांटेजेस भी हमारी इसकी यही है कि डिविजनल स्ट्रक्चर हमें देता है सेफ्टी, और इसलिए इसकी एक्रोनिम भी क्या है, बी सेफ, ठीक है, सिर्फ सेफ। तो अब एस से क्या मतलब है मैम? बेटा एस से मतलब है हमारा स्पेशलाइजेशन। अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्योंकि हम एक ही फंक्शन पे ध्यान दे रहे थे तो वहां फंक्शनल स्पेशलाइजेशन था, जिसको हम ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन भी कह रहे थे। बट क्योंकि यहाँ पर हम प्रोडक्ट वाइज काम कर रहे हैं, हम डिवीजन वाइज यहाँ पर काम कर रहे हैं, तो यहाँ मिलता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। अब एक डिविजनल हेड जो मैंने बना दिया, उस डिविजनल हेड को अपने डिवीजन में होने वाले सारे फंक्शंस की पूरी जानकारी होती है कि कल को अगर मुझे उसे किसी और डिवीजन में भी शिफ्ट करना पड़े तो उसे कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। क्यों? क्योंकि उसे सारा काम आता है। अब जैसे कि जितने भी वो लोग वो बना रहे थे, जो मैंने एक डिपार्टमेंट्स अलग अलग बनाए थे, सपोज मेरा वो खाने पीने वाला था, आप जानते हैं इवेंट मैनेजर होते हैं। अब जो इवेंट मैनेजर होता है उसको हर जगह जो भी काम, जो भी पूरा उसने इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, उसे नॉलेज होती है हर एक उस चीज़ की जो वो मैनेज कर रहा है। क्या इवेंट मैनेजर सिर्फ खाने का काम करता है? नहीं, खाने का, डेकोरेशन का, एंटरटेनमेंट का, उस पूरा जो भी वो इवेंट चल रहा है उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सब कुछ मैनेज करता है। क्यों? वो स्पेशलिस्ट है और हर एक चीज़ में उसको सब कुछ नॉलेज है कि कहाँ क्या कैसे होता है। हाँ, वो खुद इन्वॉल्व नहीं है उन सब चीज़ों में, बट उसको नॉलेज हर एक चीज़ की है। क्यों? क्योंकि वो स्पेशलिस्ट है, उसका डेली बेसिस पर उसको यही काम करना है और उसको सारी जानकारी है। तो बेटा यहाँ पर भी आप देखो कि प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के अंदर जो डिविजनल हेड होता है उसको एक्सपीरियंस मिलता है हर एक फंक्शन का जो भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड होते हैं। क्यों? क्योंकि उसको डेली वही काम करना है, वही देखना है। ठीक है, तो सेफ का एस हो गया किस चीज से? स्पेशलाइजेशन। और स्पेशलाइजेशन कौन सी है बेटा? प्रोडक्ट से रिलेटेड। अब ए क्या है? ए है बेटा अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। तुम्हें पता तो है मेरी थोड़ी सी हिंदी कमजोर है ना, पर मैं लिख कर दिखाऊंगी तुम्हें, तुम चिंता मत करो। जवाबदेही, ठीक है, जवाबदेही। मैडम ये तो बहुत ज्यादा हिंदी हो गई। अब जवाबदेही नहीं समझते हो तो अकाउंटेबिलिटी भी नहीं समझते हो, तो भाई क्या समझोगे फिर तुम? चलो एक और चीज तुम्हें दिखा देती हूँ मैं, चल काहे नहीं रहा है। चलो, अकाउंटेबिलिटी का मतलब और भी लिखो, बीइंग आंसरेबल, बीइंग आंसरेबल फॉर द आउटकम, कि जो भी काम आपने किया अब उसके लिए आपको जवाब देना है, आपको आंसर करना है। जैसे कि तुमने अपने मम्मी पापा से कहा कि मम्मी पापा हमें फटाफट से ये एक फ़ोन दिला दो क्योंकि उससे ना हमारी पढ़ाई रुक पा रही है, बिना फ़ोन के हम पढ़ नहीं पा रहे, फ़ोन दिला दो, और ये वाला ही दिलाना। तो उन्होंने तुम्हारी पसंद का तुम्हें फ़ोन दिला दिया। अब क्या हुआ कि तुमने कहा था कि बस चिंता मत करो, अभी जो PT1 होने वाले ना पीरियोडिक टेस्ट, उसमें आपको इस फ़ोन का रिजल्ट दिख जाएगा। बिल्कुल, आपने हमें फ़ोन दिला दिया, थैंक यू सो मच, लेकिन इस बार हम आपको रिजल्ट दिखा कर रहेंगे। चलो जी, PT1 हो गए। तुम तो उस फ़ोन में सिर्फ रील्स को स्क्रॉल करते रह गए, अपने इंस्टाग्राम पेज बनाया तुमने, तुम अपनी शॉर्ट्स वॉर्ट्स बनाकर उस पर डालने शुरू कर दी, तुमने पढ़ाई वढ़ाई का काम तुमने कुछ किया नहीं है। अब PT का रिजल्ट आया, PTM हुई, मम्मी पापा जी गए और देख कर आया आपका प्यारा प्यारा सा रिजल्ट। तो अब उन्होंने पूछा कि हाँ जी बताइए जी, आप तो बहुत बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि फ़ोन दिला देना तो ये हो जाएगा, अब इसका जवाब कौन देगा? तो आपने कहा तुरंत ये फ़ोन देगा, ये फ़ोन जवाब देगा इसका, इसकी वजह से हुआ है सब कुछ, इसकी वजह से नंबर नहीं आए। तो पिटाई भाई साहब किसकी होगी? फ़ोन वोन की पिटाई विटाई नहीं होनी पड़ी, पिटाई तो तुम्हारी ही होगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी ना, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी थी तो जवाब भी तुम ही दोगे। अब इसके लिए तुम अपने फ़ोन को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। तो बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसा होता है कि क्योंकि हमने यहाँ पर डिविजनल हेड को सारी जिम्मेदारी सौंप दी थी उसके डिवीजन से रिलेटेड। अब वहां पर अगर कुछ भी गलत होता है, किसी भी तरीके की अगर कोई पुअर परफॉर्मेंस हमें वहां पर देखने को मिलती है उस पर्टिकुलर डिवीजन की, तो हर एक डिवीजन का जो हेड है वो अपनी अपनी परफॉर्मेंस के लिए क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा। तो यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना बहुत आसान है, जो कहीं ना कहीं फंक्शनल स्ट्रक्चर में दिक्कत करता है। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे एक दूसरे के ऊपर नाम लगाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी आपको। नेक्स्ट F से है बेटा फ्लेक्सिबिलिटी। यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर हर एक डिविजनल फंक्शन को बहुत ऑटोनॉमस यूनिट, ऑटोनॉमस मतलब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, हर एक यूनिट एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह काम कर रही है। कोई भी यूनिट किसी दूसरी यूनिट से जुड़ी नहीं है, क्योंकि सबके अपने अपने अलग अलग फंक्शन जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। बट फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक फंक्शन दूसरे फंक्शन पे डिपेंड करता है, तो वहां फर्क पड़ता है। लेकिन यहाँ आपको फर्क नहीं पड़ता, तो आप बहुत इजीली हर एक यूनिट के लिए अलग से डिसीजन आप ले सकते हो। तो यहाँ फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप किसी भी तरीके से काम कर सकते हो। आपको कोई डिवीजन ऐड करना है ऐड करो, कोई डिवीजन हटा देना है हटा दो, इससे बाकियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट
ई से हमारे पास एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जैसे कि मैं भी आपको यही बात बता रही थी कि ऑलरेडी हम 4 प्रोडक्ट में डील करते थे, मुझे 5th प्रोडक्ट और ऐड करना है, तो कर दो ना, क्या दिक्कत है। उनका अपना अलग रिसोर्स सारे दोगे, चाहे ह्यूमन रिसोर्स है, फिजिकल रिसोर्स है, फाइनेंशियल रिसोर्स है, वो सब आप लोगों ने वहाँ पे अरेंज कर देना है और अपना अलग से एक प्रोडक्ट स्टार्ट कर देना है, तो कोई दिक्कत नहीं आती यहाँ पर एक्सपेंशन एंड ग्रोथ में। सो इट फैसिलिटेट्स एक्सपेंशन एंड ग्रोथ एज न्यू डिविजन्स कैन बी एडेड विदाउट इंटरप्टिंग द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन। तो एग्जिस्टिंग ऑपरेशन को इंटरप्ट किए बिना ही आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ। तो रियल लाइफ एग्जाम्पल से कनेक्ट करना चाहते हो तो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के अंदर रिलायंस की जो जियो टीम है वो टेलीकॉम पे फोकस करती है, सारी जो कस्टमर की नीड्स है, प्राइसिंग है, टेक ट्रेंड्स है, वो सब कुछ वहां पर देखती हुई चलती है। अकाउंटेबिलिटी, टाटा ग्रुप के अंदर जो टाटा मोटर्स है उनका लॉस चल रहा था, तो जो ब्लेम है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सिर्फ मोटर डिविजन्स के पास जाएगी, टाटा स्टील या टाटा पावर्स का उसका कोई लेना देना नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी, आईटीएस लिमिटेड जो है वो उसने नया फूड प्रोडक्ट लॉन्च किया अपने एफएमसीजी डिवीजन के अंदर विदाउट अफेक्टिंग इट्स होटल एंड द पेपर डिवीजन। तो ऑलरेडी वो जो लोग काम कर रहे हैं उसको बिना उसको इंटरप्ट किए बिना ही वो आगे का अपना काम करते चले जा रहे, तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हो, फ्लेक्सिबल हो। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, आदित्य बिरला ग्रुप ने भी अपने नए नए स्टोर्स ओपन करे हैं, जैसे कि पेंटालून रिटेल डिवीजन के अंदर है, विदाउट डिस्टर्बिंग द ऑपरेशन ऑफ अल्ट्राटेक सीमेंट, और वो भी तो उन्हीं का ही है, अल्ट्राटेक सीमेंट सीमेंट डिवीजन के अंदर है, तो यहाँ आप इजीली ग्रो कर सकते हो। तो देखो मैंने आपको यहाँ पर डिविजनल स्ट्रक्चर के भी सारे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स बता दिए हैं। ठीक, अब आते हैं इनकी बुराइयों की तरफ। कुछ तो बुराई होगी, फंक्शनल की बुराई थी तो डिविजनल की भी कुछ बुराई होगी, तो बस इसकी बुराई के लिए आईसीसी बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, आईसीसी। चलो अब आपके पास अगर इसका कुछ और वही फिर से कैची एक्रोनिम अगर आपको समझ में आता है तो बिल्कुल मेरे साथ शेयर कीजिएगा उसको, ताकि हम सभी लोग उसको आगे अप्लाई कर सके। ठीक, तो यहाँ पर आई से मतलब है बेटा इग्नोर्स द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। अब वही बात, हर एक डिवीजन ऑटोनॉमस यूनिट की तरह काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट। तुम्हें कहा कि हम तो अपने अलग बॉस है, वो अपने अलग बॉस है, तो समटाइम्स ऐसा होता है कि वो अपनी पावर का मिसयूज कर सकते हैं। समटाइम्स जो हमारे डिविजनल हेड है वो इग्नोर कर देता है ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट को और सिर्फ अपने बारे में सोचने की शुरू कर देता है कि मुझे सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने डिवीजन के बारे में सोचना है, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का क्या इंटरेस्ट है इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। अब इसका मैं आपको साथ साथ एग्जाम्पल दिखाती हूँ। देखिए जरा, जियो डिवीजन जो है रिलायंस का, वो सिर्फ अपने प्रॉफिट पे ध्यान दे रहा है और वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इसका इफेक्ट उनके रिटेल या पेट्रोलियम डिविजन्स के ऊपर क्या फर्क पड़ रहा है। मतलब ये हमारी जो यूनिटी है पूरे ऑर्गेनाइजेशन की, भले अलग अलग डिपार्टमेंट की तरह काम कर रहे हैं बट है तो एक ही कंपनी का पार्ट ना, तो आपको सबके साथ एक बार देखकर सोच समझकर काम यहाँ पर करना होगा। तो ये चीज है कि एक डिसएडवांटेज है डिविजनल स्ट्रक्चर का कि वो अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं। उसके बाद पहला सी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जेन्युइन है कि भाई मैं बताती हूँ हमेशा आपको कि जहाँ बहुत सारे बर्तन दिखेंगे वो खड़केंगे जरूर, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकते हैं अलग अलग डिवीजन के बीच में। किसके बेसिस पर? अब जैसे कि घर में अलग अलग जब बच्चे होते हैं ना, सब लोग आजकल कहते हैं ना कि एक ही कर लो वही काफ़ी है, ज़्यादा हो जाते हैं तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो जब बच्चे घर में बढ़ने लगते हैं, 2 हैं 3 हैं, तो कई बार बच्चों को क्या लगता है कि नहीं आप तो बड़े वाले को ज़्यादा प्यार करते हो, नहीं आप तो छोटे वाले को ज़्यादा प्यार करते हो, मैं तो बीच वाला हूँ, मुझे तो कोई प्यार ही नहीं करता है ना। तो यहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो रहा है कब? जब प्यार बच्चे को लगता है कि मम्मी पापा का बंटने लग गया है। तो बस ऐसे ही जब कंपनी मल्टी प्रोडक्ट में बंटने लग जाती है तो हर एक डिवीजन को लगता है कि यार हमें फंड कम मिलता है, हमारे ऊपर ध्यान कम दिया जाता है, तो ऐसे में उन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी लड़ाई झगड़े का मुद्दा क्या है? एलोकेशन ऑफ फंड, कि हमें फंड कम एलोकेट हो रहा है या उसको ज़्यादा एलोकेट हो रहा है ऑन अ पर्टिकुलर डिवीजन में, सीक टू मैक्सिमाइज इट्स प्रॉफिट एट द कॉस्ट ऑफ अदर डिवीजन, कि पैसा खर्च करे वो और फायदा उठाऊं मैं, कि जो अदर डिवीजन की कॉस्ट है उसी में मैं भी अपना काम निकाल लूं और अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर लूं। तो ऐसे में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो सकते हैं। उसके बाद कॉस्टली होता है। क्यों कॉस्टली है? बहुत सिंपल सा रीजन है और डायग्राम को याद कर लो, उससे पता चल जाएगा। अगर आपके पास 4 प्रोडक्ट है, 4 बार आप एक ही फंक्शन सेम फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हो 4 बार, तो क्योंकि यहाँ पर आपको सीधे सीधे दिख रहा है डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज, हर प्रोडक्ट के साथ डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज हो रहा है, तो कई हद तक आपकी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी। ये हमेशा आपका कॉस्टली ही रहेगा। ठीक है, तो बस यही 3 डिसएडवांटेजेस हैं आपके डिविजनल स्ट्रक्चर की, एक बार देख लीजिए। अब कॉन्फ्लिक्ट वाला पॉइंट, टाटा के अंदर जो टाटा मोटर्स या टाटा पावर है वो आपस में लड़ रहे हैं। क्यों? फंडिंग के बेसिस पर लड़ रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट स्पेस के बेसिस पर लड़ रहे हैं, जिससे इंटरनल कंपटीशन बढ़ रहा है इंस्टेड ऑफ कॉपरेशन।
आपस में मेल जोल तो हो नहीं रहा, लड़ाई झगड़ा ज्यादा दिख रहा है। कॉस्टली, रिलायंस के अंदर हर एक डिवीजन, चाहे जियो हो, रिटेल हो, पेट्रोलियम हो, हर किसी का अपना HR, फाइनेंस और मार्केटिंग टीम है, जिससे ओवरऑल कॉस्ट बढ़ रही है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों बताइए मुझे सबसे पहले यहाँ तक आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? फटाफट से थम्स अप कर दो कि यस मैम, हमें फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर दोनों बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। फंक्शनल की एक्रोनिम तुम लिख चुके होगे, डिविजनल की एक्रोनिम भी फटाफट से लिख दो कि एडवांटेजेस क्या हैं और डिसएडवांटेजेस क्या है, जल्दी से। तो खत्म करते हैं अपनी आज की क्लास को बस इस प्यारे से डिफरेंस के साथ। जो अब तक जो भी हमने पढ़ा उसका कह सकते हो कि एक शॉर्ट समरी है हमारे पास यहाँ पर, जिससे हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि फंक्शनल और डिविजनल में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए बच्चों देखिए मेरे साथ, सबसे पहले तो इसको बनाने के ऊपर डिफरेंस है, फॉर्मेशन। अगर आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर को बनाना है तो ऑब्वियसली वो आप किस बेसिस पे बनाएंगे? फंक्शंस के बेसिस पर। बट वहीं अगर डिविजनल की बात करूं तो वो आप बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, और लेकिन उसे फंक्शन सपोर्ट करेंगे। वही वाली बात कि हर एक डिविजनल स्ट्रक्चर में एक फंक्शनल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करेगा। स्पेशलाइजेशन की बात करूं तो यहाँ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन होता है, यहाँ प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि हम लोग अभी समझ चुके हैं कि यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि सेम ही चीज है। बट डिविजनल स्ट्रक्चर में ईजी है, क्योंकि हर एक डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर हर एक डिवीजन का अपना एक डिविजनल हेड होता है। मैनेजरल डेवलपमेंट, अगर मैनेजरल डेवलपमेंट की मैं बात करूं तो मैनेजरल डेवलपमेंट फंक्शनल स्ट्रक्चर में डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पे इनफ्लेक्सिबिलिटी है। डेली बेसिस पर एक ही काम को करने की वजह से वो नहीं दूसरे काम को करना चाहते, एज वेल एज यहाँ पर टॉप मैनेजमेंट को हर एक पॉइंट पे आपको रिपोर्ट करना है। बट वही डेवलपमेंट यहाँ पर है, क्यों? क्योंकि ऑटोनॉमी है। ऑटोनॉमी मतलब इंडिपेंडेंटली आप काम कर रहे हो, फ्रीडम है आपके हाथों में, तो यहाँ पर आप मल्टीपल फंक्शंस भी परफॉर्म कर पा रहे हो, तो मैनेजर डेवलपमेंट है। वही यहाँ पर आप सिंगल फंक्शन परफॉर्म करते हो। आगे चलें, नेक्स्ट कॉस्ट के बेसिस पर अगर हम बात करें तो कॉस्ट के बेसिस पर फंक्शनल स्ट्रक्चर के अंदर कोई डुप्लीकेशन नहीं है, इकोनॉमिकल है, सस्ता है। बट डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स है, बार बार आप सेम रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं अलग अलग डिविजन्स के लिए, तो कॉस्टली है। उसके बाद कोऑर्डिनेशन की मैं बात करूं तो यहाँ डिफिकल्ट है अगर आप इसे मल्टी प्रोडक्ट में यूज करेंगे। मल्टी प्रोडक्ट में सिर्फ फंक्शनल को यूज करेंगे तो डिफिकल्ट है, बट फंक्शनल के साथ साथ उसको डिविजनल स्ट्रक्चर के साथ चलाएंगे तो ईजी होगा, क्योंकि यहाँ पे सारे फंक्शन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के आप एक एक डिपार्टमेंट, एक एक डिवीजन में क्या कर देते हो? इंटीग्रेट कर देते हो। ठीक है, तो बताइए बच्चों, क्या आप सभी लोगों को ये डिफरेंस क्लियर हुआ? क्या आप सभी लोग समझ गए कि क्या होते हैं हमारे फंक्शनल और डिविजनल स्ट्रक्चर? तो आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप कि आज की क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी और बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी आज की। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से, ज़्यादातर केस स्टडी के क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। और मैं तो कहूँगी कि टॉपिक समझने के बाद बुक से एक दो केस स्टडी सॉल्व कर भी लीजिएगा। ठीक है, सो मिलेंगे बच्चों आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।